हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? हमने ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा था और हमने सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी तक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में हमने क्या कहा था कि जो पोलन ग्रेन है वो अपने प्लांट में फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है, या फिर सेम जेनेटिक मटेरियल जहां पे है वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। जबकि अभी आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है मेल स्टर्लिटी का। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन होता है वो फंक्शनल होता है, जबकि अगर हम मेल स्टर्लिटी की बात करते हैं तो मेल स्टर्लिटी में जो पोलन ग्रेन होता है वो नॉन फंक्शनल होता है। यानी कि जो मेल स्टर्लिटी वाला है वो फर्दर आपका आगे फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता है। और अगर हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की बात करें तो उसमें जो पोलन ग्रेन है वो अपने प्लांट या सेम जेनेटिक जिसके कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता है, लेकिन बाकी प्लांट्स में कर सकता है। जहां पे हमने कहा था कि दो चीजों पे डिपेंड करता है कि पोलन का जीनोटाइप क्या है, या फिर जो प्लांट किसी पोलन को प्रोड्यूस कर रहा है उसका जीनोटाइप क्या है। उसके बेसिस पे अगर पोलन की वजह से होता था हमने बोल दिया था गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, और अगर यही चीज हमारे पास में जो पोलन वाला प्लांट है जो पोलन को प्रोड्यूस कर रहा है प्लांट उसकी वजह से होता है तो स्पोरोफिटिक बोल दिया। फिर हमने कंपैटिबिलिटी देखी और हमने कहा जहां पे हमारे पास में सेम सेम आएगा, ऐसे याद रखा S1S1 और S1S2 इस तरह से आएगा, S1S2 S1S2, तो वो आपका फुल्ली क्या होगा, इनकम्पेटिबल। जहां पे S1S3 हुआ, मान लो S2S3 हुआ, वो क्या होगा, पार्शियली कंपैटिबल। और जहां पे बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे जैसे कि S1 S2 S3 S4, तो उनके बीच में आपकी प्रॉपर क्रॉसिंग हो जाएगी। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। अब जो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, अब आप सब आ चुके हैं। तो हम रिवाइज कर रहे थे कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिक्स ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग का ही टॉपिक है, जहां पे हम बात करेंगे फर्दर किस किस बारे में। एक तो हम बात करेंगे मेल स्टर्लिटी के बारे में, दूसरा ब्रीडिंग के मेथड्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि इसमें हम क्या बात करेंगे, एक तो मेल स्टर्लिटी और दूसरी हम बात करेंगे ब्रीडिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं। आपको मैंने आज के लिए कहा था कि जो भी ब्रीडिंग के मेथड्स हैं वो एक बार जरूर पढ़ के आए ताकि हमारा टॉपिक स्मूथ हो जाए थोड़ा सा, है ना, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे। चलिए ठीक है, करें स्टार्ट बेटा। ओके देन, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि है बेसिकली आपका रिलेटेड टू द ब्रीडिंग। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मेल स्टर्लिटी के बारे में, और मेल स्टर्लिटी क्या होता है इस बारे में जानेंगे। तो हमने कहा कि मेल स्टर्लिटी में क्या होता है और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में जो पॉलन होता है वो आपका फर्टाइल पॉलन होता है, फंक्शनल पॉलन होता है। और मेल स्टर्लिटी में क्या डिफरेंस है कि मेल स्टर्लिटी में जो मेल गेमीट है या फिर पॉलन ग्रेन बोल लो, वो कैसा होता है, नॉन फंक्शनल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो याद रखना कि मेल स्टर्लिटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो मेल गैमीट है, मेल स्टर्लिटी मतलब कि मेल गैमीट है, और जो फीमेल गैमीट है वो तो नॉर्मल होगा, मेल गैमीट कैसा होगा, स्टेराइल होगा। अब क्या जरूरत है हमें मेल स्टर्लिटी की, मेन क्वेश्चन तो ये आता है। तो क्या होता है कि जब भी हम हाइब्रिड की प्रोडक्शन करते हैं तो हाइब्रिड प्रोडक्शन में हमें चाहिए कि डिजायर्ड पोलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन करें। हमें चाहिए कि हमारे पास में डिजायर्ड पोलन हो जो कि फर्टिलाइजेशन करें। लेकिन यहां पे क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन होता है अगर अनडिजायर्ड ने फर्टिलाइजेशन कर दी पहले ही, तो अल्टीमेटली जो प्लांट है उसमें क्या हो जाएगी, पॉलिनेशन हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लो ये हमारे पास में स्टिग्मा, ये हमारे पास में है स्टाइल, ये हमारे पास में ओवरी। मान लो यहाँ पे साइड में लगे हैं इसके पोलन, है ना, ये है आपका फिलामेंट एंड एंथर्स, ठीक है।
और मान लीजिए ये मेरे पास में दूसरा डायग्राम है जहां पे मेरे पास में है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और मान लो यहाँ पे भी हमारे पास में क्या है, पोलन ग्रेन्स हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मान लो ये वाले, अब देखो जब भी आपकी सेल्फ, हम अगर बात करते हैं जहां पे सेल्फ पॉलिनेशन होती है, तो एक ही प्लांट में क्या होता है, लेट्स सपोज एक ही प्लांट में दोनों चीजें प्रेजेंट है, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पोलन है, मान लो आपको चाहिए कि इस प्लांट में इस पोलन से आपको यहाँ पे क्या करवाना है, फर्टिलाइजेशन करवानी है। ठीक है, डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए इस प्लांट का। मान लो इस प्लांट का कोई डिजायर्ड कैरेक्टर है, वो आपको यहाँ पे इंड्यूस करवाना है। आप चाहते थे इसका पोलन जाके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करे, तो आप क्या करोगे, यहाँ का पोलन लोगे और यहाँ पे पॉलिनेशन करवा दोगे आर्टिफिशियल। लेकिन क्या हो अगर इसके आने से पहले यही यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन कर दे, अगर इसी ने यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन कर दी, तो क्या जो हम डिजायर्ड पॉलन से करवाना चाह रहे थे वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसी चीज के लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा इसको रिमूव, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। और ये जो हम रिमूवल कर रहे हैं ना, इसी प्रोसेस को वी कॉल इमेस्कुलेशन। इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन आप सबको पता है, रिमूव करते हैं हम मेल पार्ट ऑफ द प्लांट को, या रिमूव करते हैं हम यहाँ से एंथस को, पोलन को, सो दैट यहाँ पे ये अपने प्लांट को फर्टिलाइज ना कर दे, ताकि हम अपना जो डिजायर्ड हमें है उसको यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए यूज कर सकें। अब यहाँ पे हमने बोल दिया कि इमेस्कुलेशन हमने कर दी। अब सोचो कि आपको बहुत बड़ा कोई प्लॉट दे दिया। अब लेट सपोज कि मैंने बोला बेटा यही चीज लार्ज एरिया में करनी है, ठीक है, लार्ज एरिया में करनी है। अब एक कमरे में मैं आपको बोलूं, एक कमरे के बराबर एरिया है, छोटे से फील्ड प्लॉट में तो चलो आप बोलोगे ठीक है कर ही देते हैं, क्या है। लेकिन यही चीज अगर आपको हेक्टेयर्स में करना हो या बहुत बड़े एरिया में करना हो, तो ये प्रोसेस तो आपका इमेस्कुलेशन वाला प्रोसेस तो बहुत टीडियस हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, है ना। इतने बड़े एरिया में कैसे करोगे, और क्या गारंटी है कि जब तक आप उस प्रोसेस को कंप्लीट करोगे तब तक किसी ने उसको फर्टिलाइज नहीं किया होगा किसी प्लांट को। तो मान लो अगर मैंने कोई ट्रायल लगाया है जिसमें मैंने बहुत बड़े एरिया में इमेस्कुलेशन करना था, जब तक मेरा इमेस्कुलेशन कंप्लीट हो रहा है तब तक कहीं पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जो हाइब्रिड मुझे चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहा, है ना। कई बार ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज सारी चीज को ओवरकम करने के लिए जो हमारे पास में बढ़िया सी चीज है वो है मेल स्टर्लिटी। अब मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें डर है कि ये पॉलन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ना कर दे, अगर यही स्टेराइल है या फिर इसका कोई काम ही नहीं है, अगर ये नॉन फंक्शनल है, तो हमारा डर खत्म हो जाएगा, है ना। तो हमें इतना बड़ा काम करना ही नहीं पड़ेगा, टीडियस प्रोसेस हमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज नोन एज मेल स्टर्लिटी। इसी को हम क्या बोलते देते हैं, मेल स्टर्लिटी, जहां पे जो पॉलन ग्रेन है वो क्या है, नॉन फंक्शनल है, और इसका हमें क्या फायदा हो रहा है, हाइब्रिड प्रोडक्शन में फायदा हो रहा है। राइट, क्लियर है। चलिए देख लेते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ नॉन फंक्शनल मेल गैमीट वाइल फीमेल गैमीट फंक्शन नॉर्मली इज नोन एज मेल स्टर्लिटी। यही हमने बात की। लार्ज स्केल हाइब्रिड प्रोडक्शन रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ मेल स्टर्लिटी और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी टू अवॉइड हैंड इमेस्कुलेशन। ठीक है, ताकि हमें हाथ से सब कुछ ना करना पड़े, इसके लिए या तो हमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी चाहिए या तो हमें मेल स्टर्लिटी चाहिए, दोनों में से कोई एक ना एक चीज जरूर होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, बेसिकली मेल स्टर्लिटी है। अब आगे बात करते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेल स्टर्लिटी के बारे में कि कौन कौन से टाइप्स हैं। तो अब मैं आपको खुद ही बताऊंगी ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो टाइप्स ऑफ मेल स्टर्लिटी में हमारे पास में जो मेन टाइप की मेल स्टर्लिटी है, जैसे मैं पहले दो डिस्कस करती हूं। एक होती है जी जेनेटिक मेल स्टर्लिटी, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियर मेल स्टर्लिटी भी, ओके। और दूसरी हमारे पास में होती है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टर्लिटी, और तीसरी हमारे पास में होती है इन दोनों का कॉम्बिनेशन साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टर्लिटी। ठीक है, तीन मेल स्टर्लिटी हैं, एक है जी जेनेटिक मेल स्टर्लिटी, एक है बेटा
साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, तीसरी है दोनों का कॉम्बिनेशन साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है ये होती है हमारी न्यूक्लियर जीन्स की वजह से, या जो डीएनए है, मेन न्यूक्लियस का जो डीएनए है उसकी वजह से जो मेल स्टेरिलिटी होती है दैट इज नोन एज जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, राइट। दूसरी हमारे पास होती है जी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। ये जो हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है इट इज बिकॉज ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब आप बोलोगे साइटोप्लाज्म से कैसे होगी, हमने क्या पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, इनके पास में अपना डीएनए होता है। तो मेनली जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है या साइटोप्लाज्म है उसकी वजह से जो मेल स्टेरिलिटी होगी दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। अब तीसरी क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तीसरा क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसको हमने बोल दिया साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, यानी कि जहां पे न्यूक्लियर जीन्स का भी रोल है और जहां पे साइटोप्लाज्म का भी रोल है, जहां पे दोनों का रोल है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। अब आप बोलोगे कि मैम हम तो इसमें 3 टाइप की लाइंस पढ़ते हैं, हमें वो बता दो वो क्या है। जैसे कि हम पढ़ते हैं ए लाइन होती है, हम पढ़ते हैं कि मैम बी लाइन होती है, हम पढ़ते हैं कि आर लाइन होती है। तो ये सब चीजें क्या होती है हमें ये नहीं पता। किस किस को पता है भाई, बताओ फटाफट से। किस किस को बिल्कुल करेक्ट आइडिया है कि ये क्या होता है, कैसा होता है, फटाफट बताइए। हाँ जी, ठीक है, चलिए नाउ अब हम बात करेंगे ए लाइन, बी लाइन एंड आर लाइन के बारे में कि ये क्या होता है। सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे ए लाइन के पास में। मान लीजिए आपके पास में कोई प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट है और उस प्लांट में क्या हो रहा है, जैसे कि ये है, ठीक है, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जिसके पोलन क्या है आपके फर्टाइल नहीं है, ठीक है, ये है। अब ये क्या है, यहाँ पे है जी मेल स्टेरिलिटी, ये प्लांट है आपका एक। अब अगर ये बाइसेक्सुअल प्लांट था लेकिन इसके जो पॉलन ग्रेन है वो फर्टाइल नहीं है, तो इस प्लांट को क्या मैं फीमेल प्लांट बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ फीमेल ही क्या है फंक्शनल है, मेल यहाँ पे फंक्शनल नहीं है। तो जहां पे सिर्फ फीमेल ही फंक्शनल होगा, मेल स्टेराइल पॉलन्स प्रेजेंट होंगे, या जो प्लांट में सिर्फ फीमेल ही पार्ट प्रेजेंट है, आप बेसिकली ऐसा बोल सकते हो, तो इस प्लांट को हम ए लाइन बोल सकते हैं, या इस लाइन को मैं क्या बोल सकती हूँ, मेल स्टेराइल लाइन। तो बेसिकली क्या है ये फीमेल प्लांट, लेकिन पॉलन कैसे हैं इसके, फर्टाइल नहीं है, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, मेल स्टेराइल लाइन बोल दिया। यही जो लाइन है जिसको आप ब्रीडिंग पर्पस में आगे यूज करोगे, दिस लाइन इज नोन एज ए लाइन। ए लाइन क्या होती है, मेल स्टेराइल लाइन, और एक्चुअल में ये क्या होती है, फीमेल होती है लाइन। क्लियर हो गया सबको, समझाओ मुझे, समझ में आया, बताइए। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि हमारे पास में है मेल स्टेराइल लाइन, जिसको हमने क्या बोल दिया जी, ए लाइन बोल दिया। सबको ये वाली बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसमें जीन्स कैसे होते हैं, यही लिख देती हूँ, इसमें होते हैं जी रिसेसिव जीन्स, ठीक है, यहाँ पे कौन से होते हैं, रिसेसिव जीन्स होते हैं। तो इट इज गवर्न्ड बाय, अगर हम बुकिश लैंग्वेज की बात करें तो इट इज गवर्न्ड बाय स्मॉल एम एस जीन, ठीक है, ये जीन इसको गवर्न करते हैं, लिख लीजिए। रिसेसिव जीन्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल एम एस इसको क्या करते हैं, गवर्न करते हैं, ठीक है, राइट। अब मान लो, अब हमें क्या करना है, इस लाइन को आगे बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, जब इसका मेल वाले का क्रॉस करवाएंगे दूसरे प्लांट के साथ, मान लो ये प्लांट है मेरे पास वाई प्लांट, और इस प्लांट में भी मान लो ये सारी चीजें प्रेजेंट है, लेकिन मुझे मतलब किससे, मुझे किसी और के प्लांट से, पोलन से मतलब है। तो जहां से मैं पोलन को प्रोक्योर करूंगी, या जिस प्लांट से मुझे पोलन ग्रेन मिल रहे हैं इसको फर्टिलाइज करने के लिए, उसको हम बोल देते हैं, या मेल प्लांट बोल दूं मैं,
या जो मेरे पास में मेल प्लांट है जो कि बेसिकली क्या कर रहा है, इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है। तो जब मेल प्लांट और फीमेल प्लांट हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो हमारे पास यहां बनता है F1 हाइब्रिड। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब ये जो मेल प्लांट है ये क्या कर रहा है, इसके साथ में क्रॉसिंग कर रहा है, तो इसको हमने बोल दिया रिस्टोरर लाइन। इसको हमने क्या बोल दिया, रिस्टोरर लाइन। अब ये जो रेस्टोरर लाइन है इसमें जो जीन्स होते हैं वो होते हैं डोमिनेटिंग, कैपिटल MS कैपिटल MS। तो जब यहाँ क्रॉस बनेगा तो कैसा बनेगा, एक कैपिटल MS और एक स्मॉल MS, इस तरह से आपका क्रॉस बनेगा। अल्टीमेटली ये वाले जो जीन थे ये यहाँ पे आए, रिस्टोर हो गए, तो आगे जाके सेग्रीगेशन भी हो जाएगी, तो अल्टीमेटली हमें प्लांट मिल जाएगा, है ना। तो ये जो ए लाइन है और आर लाइन है, ये जो रिस्टोरर लाइन है दिस इज नोन एज आर लाइन, जिसके साथ में हम क्रॉस करके क्या कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका पोलन वाला जो प्लांट है दैट इज नोन एज आर लाइन। चलिए बताइए यहां तक सबको क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, और ये आपका कैसा होता है, एक मिनट, ये कैसा होता है, दिस वन इज फर्टाइल हाइब्रिड, तभी रिस्टोरर बोला। दिस वन इज फर्टाइल हाइब्रिड, जो हाइब्रिड बनेगा दैट इज फर्टाइल, तभी हमने इसको क्या बोल दिया, रेस्टोरर बोल दिया। समझ में आया सबको यहां तक, ए लाइन क्लियर हुआ, आर लाइन क्लियर हुआ। अब मैं आपको बताऊंगी बी लाइन, यहां से ना मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए यहां तक सबको क्लियर हुआ, अब आगे मैं आपको बताऊंगी बी लाइन के बारे में। नोट कर लीजिए, ये पॉइंट्स बहुत इजी है, एक बार में समझ आ जाता है कॉन्सेप्ट। चलिए सबको क्लियर है, अब आगे बताऊंगी, फटाफट से नोट कर लो फिर आगे बताती हूँ। ठीक है जी, जल्दी से नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नाउ अब लेट सपोज ये जो मेरे पास में प्लांट था, जो मेरे पास में सबसे पहले ए लाइन थी, अब ये जो ए लाइन है मेरे पास में ये तो है जी रिसेसिव वाले। रिसेसिव तो खुद को कैसे एक्सप्रेस करेगा, मान लो मैंने आपको कहा कि आपको 1 kg में सीड दे रही हूं हाइब्रिड लगाने के लिए। अब मान लो ये साल चल रहा है 2025 में आपने उन बीजों को यूज कर लिया, 2026 में भी तो आपको बीज चाहिए ना, वो लॉट खत्म हो जाएगा तो लॉट कहां से लाओगे, तो हमें इसको भी तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, इसको भी तो बढ़ाना पड़ेगा, इसको भी तो मेंटेन करना पड़ेगा। इसको अगर मेंटेन ही नहीं करोगे तो आगे आप काम कैसे चलाओगे, कहां से बीज और लेके आओगे। उन बीजों के लिए हमने क्या किया, ये जो ए लाइन थी इसको हमने क्रॉस करवाया एक और लाइन के साथ विच इज नोन एज बी लाइन, विच इज नोन एज बी लाइन। ये बी लाइन बेसिकली क्या है, ये बी लाइन बेसिकली हमारा एक ऐसा प्लांट है जिसमें सब कुछ सेम है, जैसे जीन्स न्यूक्लियर जीन्स इसमें है वैसे ही न्यूक्लियर जीन्स इसमें है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूं कि इन दोनों के जो न्यूक्लियर जीन हैं वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इनके जो साइटोप्लाज्मिक जीन्स हैं वो अलग हैं। साइटोप्लाज्मिक जीन्स आर डिफरेंट, बाकी जीन्स क्या है, बिल्कुल सेम है। तो ऐसी लाइंस जिनमें जैसे ए एंड बी लाइंस की मैं बात करूं जिसमें न्यूक्लियर जीन्स क्या है, सेम है, साइटोप्लाज्मिक जीन्स क्या है, डिफरेंट है, ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं आइसोजेनिक लाइंस। ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं आइसोजेनिक लाइंस, या ऐसी लाइंस को हम एक और वर्ड यूज करते हैं दैट इज सिस्टर लाइंस। ऐसी लाइंस को हम और क्या बोल देते हैं जी, सिस्टर लाइंस। क्लियर टू एवरीवन। नाउ अब जब हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे देखो एक हमारे पास ए लाइन है, एक हमारे पास में जी बी लाइन है। अब हमें क्या करना है, ये जो ए लाइन है और बी लाइन है इसके बीच में करवाना है जी क्रॉस। तो यहाँ पे जैसे कि आपके पास में MS MS है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाएंगे। तो जब हम इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो हमें जो रेशो मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी, कुछ इस तरह से मिलेगी, है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी ये वाली जो लाइन थी दिस वन, ये रिस्टोर हो गया, यहाँ पे रिस्टोर मतलब कि मेंटेन हो गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। तो बेसिकली ये जो लाइन है बी लाइन, दिस लाइन इज नोन एज मेंटेनर लाइन।
इस लाइन को हमने क्या बोल दिया जी, मेंटेनर लाइन, जो क्या कर रहा है, ए लाइन को मेंटेन करके रख रहा है, क्योंकि आगे के लिए भी तो चाहिए ना। सो दिस लाइन इज नोन एज मेंटेनर लाइन। क्लियर है सबको यहां तक? बताइए भाई, समझ में आया पॉइंट सबको? बताओ, ठीक है। बेसिकली यहां पे क्या बना, अगर मैं क्लियरली लिखूं तो बेसिकली क्या बना, एम एस एम एस एम एस एम एस देन एम एस एम एस, ठीक है, ये स्मॉल रहेगा, स्मॉल आएगा, ठीक है, एंड देन एम एस, ठीक है। तो आपको डिजायर्ड तो मिल ही गया यहाँ पे जो आपको चाहिए था, ठीक है, डिजायर्ड तो यहाँ पे मिल ही गया ना, ठीक है, 1:1 की रेशियो में, ठीक है, 1:1 की रेशियो में। तो इसको हमने क्या बोल दिया जी, मेंटेनर लाइन बोल दिया, ठीक है। क्लियर है सबको यहां तक? लिख लो इस पॉइंट को, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, मेंटेनर लाइन बोल दिया, ओके। तो अल्टीमेटली जैसे अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए की लाइन लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम बी की लाइन लगा सकते हैं, बी की लाइन लगा सकते हैं, ताकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो और ये लाइंस हमारी आगे के लिए मेंटेन हो, है ना। तो दिस वन इज नोन एज ए लाइन, बी लाइन एंड आर लाइन। चलिए, सबको यहाँ पे समझ आया? नाउ अब हम फटाफट से यहां से कवर करेंगे किस मेल स्टेरिलिटी में क्या क्या होता है। सबसे पहला है हमारे पास में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। तो साइटोप्लाज्म जो होता है, हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि जहां पे भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा वहां पे फीमेल क्या करेगा, उस साइटोप्लाज्म को आगे बढ़ाता है। तो फीमेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मेल स्टेरिलिटी है वो मैटरनली इनहेरिट होती है, जो फीमेल होती है वो उसको इनहेरिट करती है। और ये जो हमारे पास में मेल स्टेरिलिटी है, इट इज ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। और ये जो मेल स्टेरिलिटी होती है, इट इज ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से, हमने अभी बोला ना कि ये जो मेल स्टेरिलिटी है न्यूक्लियर जीन से नहीं होगी, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम से होगी। Zygote cytoplasm mainly comes from egg cell. Progeny of cytoplasmic male sterile plants are always male sterile, ठीक है। जो जाइगोट का साइटोप्लाज्म है वो एग सेल से आ रहा है, तो अल्टीमेटली क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया से गवर्न होती है, तो सारे के सारे जो प्लांट बनेंगे वो आपके मेल स्टेराइल बनेंगे। अब मेल स्टेराइल अगर ये बनेंगे इसमें प्लांट, तो कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, जैसे मेज हो गया, बाजरा हो गया, सोरगम हो गया, इसमें ये पाई जाती है। और यहाँ पे अल्टीमेटली ये जो मेल स्टेरिलिटी है कहाँ पे यूजफुल होगी, जहां पे भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रही है। तो जहां पे सीड बन रहा है मेन प्रोडक्ट, वहां पे इतनी सुटेबल ये है नहीं। मेन प्रोडक्ट कहाँ पे है, जहां पे भी वेजिटेटिव पार्ट आपका बन रहा है या फिर नॉन सीड पार्ट बन रहा है, क्योंकि साइटोप्लाज्म मेंटेन कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल अनियन हो गया, कैबेज हो गया, स्पिनच हो गया, फॉडर हो गया, सोरगम हो गया, उन सब में आपकी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल इंपॉर्टेंस की होती है, ठीक है। देन दूसरा है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। नाउ जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में जो पोलन ग्रेन होता है वो जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, आपका नॉन फंक्शनल होता है। तो जेनेटिक वाले में जेनेटिक फैक्टर्स का रोल होता है, जीन्स गवर्न करते हैं। तो यहाँ पे जो जीन्स गवर्न करते हैं वो सिंगल रिसेसिव जीन्स गवर्न करते हैं, जैसे कि स्मॉल ms से हम इसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है। सिंगल रिसेसिव जीन्स गवर्न करते हैं। कई जगह डोमिनेंट जीन्स भी पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन सेफ्लावर, सेफ्लावर में डोमिनेंट जीन्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, तो जैसे कि कैस्टर में इसका यूज किया गया था, और अब अगर हम बात करते हैं तो रेड ग्राम में, और अब सॉफ्लावर में भी इसका यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि वी क्रॉस मेल स्टेराइल लाइन जो MS है विद मेल फर्टाइल लाइन इज अ मेल फर्टाइल। जो हमने अभी क्रॉस बताया था ना मैंने आपको कि मेल स्टेराइल लाइन है हमारे पास में, जो फीमेल है उसको फर्टाइल पॉलन ग्रेन के साथ हम क्रॉस करवाते हैं ताकि हमें फर्टाइल हाइब्रिड मिले। तो वैसा ही होता है। तो जनरेशन में जो रेशियो आती है हमें वो 3:1 की रेशियो यहाँ पे देखने को मिलती है हाइब्रिड में आगे, ठीक है, राइट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेल स्टेराइल के साथ में यहाँ पे हमने मेल फर्टाइल का क्रॉस करवाया, तो हमें जो हाइब्रिड मिला वो कैसा मिला, मेल फर्टाइल हाइब्रिड मिला। आगे F2 रेशियो देखोगे तो उसमें आपको कुछ फर्टाइल मिलेंगे और 3:1 में मेल स्टेराइल मिलेंगे। इसीलिए तो हाइब्रिड प्रोडक्शन में कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आगे जाके आपको स्टेराइल जो है वो आपको 3:1 की रेशियो में मिलते हैं, ठीक है। नाउ
आगे बात करते हैं, मेल स्टेराइल लाइन इज मेंटेन, कैसे मेंटेन करते हैं इसको, हेट्रोजाइगस मेल फर्टाइल प्लांट के साथ में क्या करते हैं हम, क्रॉस करवाते हैं। तो यहाँ पे जैसे है, ये जो हमने क्रॉस करवाया था मेंटेन करने के लिए, ये क्या था, इसको याद रखना, ये था आपका हेट्रोजाइगस, ये क्या था आपका, हेट्रोजाइगस होता है हमेशा। तो इसको हम कैसे मेंटेन करते हैं, हेट्रोजाइगस के साथ में हम अल्टीमेटली यहाँ पे क्रॉस करवाते हैं। और आपको रेशो क्या मिली थी, 1:1 की रेशो मिली थी, वहां पे हमने देखे थे ना 4, 2 सेम थे, 2 सेम थे, 1:1 की रेशो मिली थी। तो यहाँ पे भी आपको रेशो किसकी मिलती है, 1:1 की रेशो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। नाउ ये जो आपकी जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है, इसको भी आगे डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि टेम्परेचर सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी है, फोटो पीरियड सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी है, और ट्रांसजेनिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है। ठीक है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। और इसमें जो मेल स्टेरिलिटी होती है, जैसे कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कईयों पे जो लाइट का ड्यूरेशन है उस पर डिपेंड करती है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं ये मैं आपको फैक्ट्स की फॉर्म में करवा दूंगी। राइट, यहां तक क्लियर है। नाउ अब बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी की। ये जो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है, इसमें खास बात क्या होती है कि रिस्टोरर जीन इज प्रेजेंट, बाकियों में रेस्टोरर जीन नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो न्यूक्लियर रिस्टोरर जीन है वो फर्टिलिटी को रिस्टोर करता है मेल स्टेराइल लाइंस में। ठीक है, सो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होती है जब आपके रिस्टोरर जीन्स वहां पे प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी, जोन्स एंड डेविस ने 1944 में अनियन में। ये हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए वाइडली यूज की जाती है, कमर्शियली मेज, ज्वार, बाजरा एक्सेट्रा में हमने इसको अप्लाई किया है। और अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम रिस्टोरर लाइन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्टाइल लाइन यहाँ पे क्या होते हैं, जो आर लाइन की हमने बात की थी, रेस्टोरर लाइन को यहाँ पे यूज किया जाता है। और आगे उसी के क्रॉसेस फर्दर बताएं कि आगे जाके जब हम उसको यूज करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे है स्ट्रेन ए, यहाँ पे है स्ट्रेन बी, हमने जब क्रॉस करवाया तो यहाँ पे आपको स्टेराइल लाइन मिली, यहाँ पे फर्टाइल लाइन मिली। अल्टीमेटली जो मेल फर्टाइल है इनको हम क्या कर रहे हैं, आगे यूज कर रहे हैं, क्रॉसेस में लेके जा रहे हैं। और अल्टीमेटली 6 से 7 हमने जब बैक क्रॉस करवाए, तो यहाँ पे मेल स्टेराइल वाले को हमने क्या किया, इनको डिस्कार्ड कर दिया और इनमें सेल्फ पॉलिनेशन करवा दी। और अल्टीमेटली हमें जो प्लांट डिजायर्ड है वो प्लांट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, राइट। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि CGMS से हमने डबल क्रॉस बनाए हैं मेज में। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी से हमने क्रॉसेस बनाए हैं मेज में। ठीक है, तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं, जो एप्लीकेशंस हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन सा सोर्स कहाँ का होता है। सबसे पहले तो मेज में अगर हम बात करें तो टेक्सास साइटोप्लाज्म है जो मेल स्टेरिलिटी का सोर्स है। सोरगम में पूछा जाता है, ये टिफ्ट 60 है, काफिर 60 है, और ये आपका एक एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, इसको मैं PY करके मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, तो ये एक एग्जाम में पूछा गया, AFO में नहीं कहीं और। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बाकी एग्जाम में पूछा गया है कि पर्ल मिलेट में जो स्टेरिलिटी का सोर्स है वो कौन है, तो टिफ्ट 23A ये पूछा जाता है। देन राइस में अगर हम बात करते हैं तो दैट इज वाइल्ड अबॉर्टिव, एंड वीट्स में एजिलॉप्स कॉरेटा। ठीक है, यहाँ पे ये याद रख लेना, मेज, सोरगम एंड पर्ल मिलेट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, इसको नोट करिए। फिर आगे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंटर्स यहाँ पे फटाफट से बता के इस टॉपिक को करते हैं जी क्लोज। बहुत सिंपल टॉपिक था, बहुत इजी टॉपिक था, जो हमने अभी क्लियर कर लिया है। ठीक है, राइट। ठीक है, अब केमिकल्स हैं सिर्फ, चलो केमिकल्स करके फिर फैक्ट्स करवाती हूँ। नाउ अब हम बात करेंगे केमिकल्स यूज्ड इन मेल स्टेरिलिटी। कौन कौन से केमिकल मेल स्टेरिलिटी में यूज किए जाते हैं। तो ये जो केमिकल्स होते हैं जो हम मेल स्टेरिलिटी में यूज करते हैं, इनका मेन काम क्या है कि पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन नहीं होने देना। क्योंकि पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है गैमीटोसाइट्स। इसीलिए क्या बोला जाएगा, गैमीटोसाइट्स। केमिकली अगर हम बात करते हैं, जैसे कि केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट्स हैं जिसको हम CHAs बोल देते हैं, या फिर हमारे पास में केमिकल इमेस्कुलेंट्स हैं जो यहाँ पे यूज होंगे। तो एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं
तो पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। फर्स्ट रिपोर्ट जो थी वो मुरे एंड नेलर ने दी थी 1950 में। और केमिकल्स की बात करें तो जैसे कि मैलिक हाइड्राजाइड है, NaA है, जिब्रेलिन है, डेलापॉन है, ये सारे केमिकल्स हैं जो कि मेल स्टेरिलिटी के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें, राइस में इथरल है, जिब्रेलिक एसिड है, सोडियम मिथाइल आर्सेनेट है। वीट की बात करें, इथरल है, जिब्रेलिक एसिड 3 है, मैलिक हाइड्राजाइड है। ये केमिकल्स यूज किए जाते हैं मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक था, ये टॉपिक था आपका मेल स्टेरिलिटी का। सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइए। और एक और चीज, मैं यहाँ पे अब कुछ आपको फैक्ट्स करवाऊंगी जिससे आपको और भी क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाएगी इस टॉपिक के बारे में। हाँ जी बोलिए, क्लियर है सबको? क्लियर टू एवरीवन? बताइए। अब कुछ आपको टॉपिक्स के फैक्ट्स हैं वो मैं यहाँ पे साथ साथ में करवा देती हूँ, सो दैट आपको चीजें इजी हो जाएं कवर करना। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पे साथ साथ में करवा दूंगी। शुरू करते हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के साथ में। ठीक है, तो इसको जो आपको कंट्रोल करते हैं और साइटोप्लाज्मिक जीन्स, या फिर कॉमनली हम इसको बोल देंगे कि प्लाज्मा जीन्स इसको गवर्न करते हैं। ठीक है, इसकी बात कर रही हूं। ठीक है, इसी की बात कर रही हूं। राइट, तो लिख लीजिए कि साइटोप्लाज्मिक जीन्स इसको गवर्न करते हैं, तो हम इसको क्या बोल देते हैं? प्लाज्मा जीन्स बोल देते हैं। कितने बच्चे क्लास में हैं? ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? आज कम लोग आए भाई, क्या हो गया? राखी बनाने गए हैं सब लोग? जो लोग भी रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं वो इस टॉपिक को अच्छे से देख लें, जहां समझ नहीं आएगा वहां पे जरूर पूछ लें। ठीक है, क्योंकि ब्रीडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आज हम डिस्कस करने वाले थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो जहां पे आपको लगेगा डाउट जरूर पूछें। ठीक है, चलिए तो लिख लो कि इसमें जो आपकी मेल स्टेरिलिटी है वो आपकी किसकी वजह से होती है? माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम की वजह से होती है। और इसमें हम क्या करते हैं? मेल स्टेराइल लाइन को, मतलब कि ए को हम क्रॉस करते हैं विद द मेंटेनर लाइन, विद द फर्टाइल मेंटेनर लाइन। ठीक है, फर्टाइल मेंटेनर लाइन के साथ में हम क्या करते हैं? यहाँ पे क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी लिख लीजिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं? क्रॉस करवाते हैं फर्टाइल मेंटेन। अच्छा, मिठाई खा रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। राइट, रिजल्ट इसका क्या रहेगा? हमेशा ही इसका रिजल्ट क्या रहेगा? ऑलवेज मेल स्टेराइल प्लांट। क्यों? अभी रीजन बताया है, क्योंकि ये किससे आ रहा है? फीमेल साइटोप्लाज्म से आ रहा है या एग सेल से आ रहा है, इसीलिए क्या रिजल्ट रहेगा यहाँ पे? हमेशा ही आपका मेल स्टेराइल प्लांट बनेगा। ठीक है, ओके। चलो आप तो एक्टिव हो ना, आप एक्टिव रहने चाहिए, है ना? ओके, राइट। एक और पॉइंट, इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट से कोई इसको इन्फ्लुएंस नहीं होता है, कोई यहाँ पे एनवायरमेंट। ठीक है, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंट। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट से ये पॉइंट। हाईली स्टेबल है। ठीक है, ये तो बता ही दिया कि जहां पे सीड इकोनॉमिक प्रोडक्ट है वहां पे यूज इसको नहीं करते हैं। राइट, अगला हमारे पास में जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में भी हम क्या करते हैं? A/B करवाते हैं। ठीक है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में भी हम क्या करते हैं? A और B का क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, राइट। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया। मेंटेन कैसे करते हैं? हेट्रोजाइगस। मेंटेन कैसे करते हैं? हेट्रोजाइगस मेल फर्टाइल प्लांट से क्रॉस करवा के। फर्टाइल प्लांट से हम क्या करवाते हैं? यहाँ पे क्रॉस करवाते हैं। एग्जाम्पल भी अभी करवा देती हूँ इसके अगले। ठीक है, लिख लीजिए, क्रॉस करवाते हैं। राइट,
जब हम मेंटेन करवाते हैं तो मेंटेन में क्या होता है, 50% जो आपके सीड्स होते हैं, हाइब्रिड सीड्स होते हैं, वो फर्टाइल होते हैं। और जब आप उनको रिमूव करते हो तो उनको रिमूव करना पड़ता है 50% को। आज जैसे आपने 100 बनाया, 100 में से 50 को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हाइब्रिड सीड का कॉस्ट बढ़ जाता है। इसकी वजह से हाइब्रिड सीड इतने महंगे क्यों आते हैं, इस रीजन की वजह से। ठीक है, तो हाइब्रिड सीड का जो कॉस्ट है यहाँ पे वो बढ़ जाता है। ठीक है, राइट, क्योंकि 50% मेल स्टेराइल आते हैं। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं आगे एग्जाम्पल्स की। मैं बात कर रही थी टेम्परेचर सेंसिटिव, जैसे कि जो मेल स्टर्लिटी है वो हमें कई बार कुछ में हाइयर टेम्परेचर पे देखने को मिलती है। तो क्या होता है कि जब लोअर टेम्परेचर पे होगा तो वो कैसा होगा, मेल फर्टाइल होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई हो गया तो यहाँ पे हमें मेल स्टेरिलिटी देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पे एनवायरमेंट फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, इसको अफेक्ट कर रहे हैं। यानी कि एनवायरमेंट फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, इसको अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का यहाँ पे रोल होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, इसको अफेक्ट कर रहे हैं। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, आपको मेल स्टेरिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, राइट। ठीक है, वैसे ही राइस की बात कर रहे हैं हम। वैसे ही राइस में लॉन्ग डेज में आपको मेल स्टेरिलिटी देखने को मिलती है, शॉर्ट डेज में मेल स्टेरिलिटी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, वैसे ही शॉर्ट डेज में मेल स्टेरिलिटी नहीं देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, राइट। ठीक है, बाकी ये आपका एक ये वाला पॉइंट है, दैट इज ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। ये जो आपकी ट्रांसजेनिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है, ये बेसिकली आपकी जब जेनेटिक इंजीनियरिंग से आप इंड्यूस करवाते हो। ठीक है, जब जेनेटिक इंजीनियरिंग से, इसको यहां से हटा दो याद है, इसको ये अलग है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से जब इंड्यूस करवाते हो तो ट्रांसजेनिक आप मेल स्टेरिलिटी उसको बोल सकते हो। ठीक है, जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करते हो। तो ये हमारे पास में जो टॉपिक खत्म हो गया मेल स्टेरिलिटी का, और टाइम भी हमारा हो गया काफी सारा। अब हम बात करेंगे आगे। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा मेरे साथ में एक्टिव रहना है। एक्टिव इन द सेंस समझते जाना, जहां पे नहीं समझ आएगा मुझसे पूछते जाना, बिकॉज ये टॉपिक आपका थोड़ा सा बड़ा है। आई वांट कि ये टॉपिक आपका कल तक कंप्लीट हो जाए, ताकि हम जो एडिशनल टॉपिक्स हैं उनको कवर कर पाए। तो ध्यान से सुनना। देखिए, अब हम बात करेंगे ब्रीडिंग मेथड्स की। तो ब्रीडिंग मेथड्स में हमारे पास में कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत होती है। कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं यूज की जाती है, जैसे कि पेडिग्री मेथड है, बैक क्रॉस है, बल्क है, एसएसडी है, एक्सेट्रा, मास सिलेक्शन है, प्योर लाइन सिलेक्शन है, एक्सेट्रा। अब आगे बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप्स की ब्रीडिंग मेथड्स कौन कौन से क्रॉप्स में फॉलो किया जाता है। तो जैसे कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स है, दोनों में ही आप मास सिलेक्शन कर सकते हो, बैक क्रॉस मेथड कर सकते हो, पॉलीप्लॉइडी कर सकते हो, ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग कर सकते हो, एक्सेट्रा। सेल्फ पॉलिनेटेड की बात करें, सेल्फ पॉलिनेटेड में जैसे कि प्योर लाइन सिलेक्शन है, बल्क मेथड है, पेडिग्री मेथड है, सिंगल सीड डिसेंट मेथड है, मल्टी लाइन है। क्रॉस पॉलिनेटेड में अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मॉडिफाइड मास सिलेक्शन है जिसमें प्रोजेनी टेस्ट होता है, ग्रिड मेथड है, प्रोजेनी सिलेक्शन है जिसमें एयर टू रो मेथड यूज होता है, रिकरेंट सिलेक्शन है, सिंथेटिक वेराइटी है, कंपोजिट वेराइटी है, ये सारी आपकी क्रॉस पॉलिनेटेड में होती हैं। तो एक चीज ध्यान से सुन लेना आप, ये जो हम अभी मेथड्स पढ़ रहे हैं, मैं आपको फटाफट, जैसे ये एक मैंने आपको ब्रॉड ओवरव्यू दे दिया टेबल का, अब आगे जाके मैं हर एक मेथड के बारे में आपको बताऊंगी। तो आपने ध्यान रखना है कौन सा मेथड हमने सेल्फ में पढ़ा था, कौन सा क्रॉस में हो सकता है, कौन सा दोनों में हो सकता है, ये चीज का ध्यान रखना। टेबल मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए दे दिया है। अब आगे जाके हम डायरेक्ट मेथड्स की बात करेंगे, किस मेथड में क्या होता है। क्लियर है ये बात सबको?
ये सबको समझ में आया। टेबल यहाँ पे दे दिया गया है किस क्रॉप में क्या होता है, कौन सा मेथड यूज होता है। अब जो हम पढ़ेंगे उसमें हम अभी सीधा मेथड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है प्लांट इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे हमारा मेथड आ गया जी प्लांट इंट्रोडक्शन। अब आपने देख लेना है कि कहाँ कहाँ हमने ये मेथड पढ़ा है, कहाँ कहाँ यूज होता है। समझ आ गई, ये चीज समझ में आई। आगे जैसे लिखा है मास सिलेक्शन, तो आगे आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने आगे थोड़े टाइम में प्योर लाइन सिलेक्शन के बाद मास सिलेक्शन दे दिया। ठीक है जी, ओके, चलो सबको समझ में आ गया। करें कंटिन्यू, बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से सुनते रहना। अब हम बात करेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन की। प्लांट इंट्रोडक्शन होता क्या है? प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब होता है किसी एरिया से कोई आपने वैरायटी है, कोई क्रॉप है, उसको आपने क्या किया, क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए यूज किया और इंट्रोड्यूस किया। अब जब प्लांट इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो प्लांट इंट्रोडक्शन में सब अगर हम बोले ओल्डेस्ट मेथड है एंड रैपिड मेथड है क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए। और हमने क्या किया, कोई जीनोटाइप था। और जब हम क्रॉप की बात करें, वैरायटी की बात करें, तो पर्टिकुलरली हम क्या बात करें कि कोई जीनोटाइप है, उसको हमने नए एनवायरनमेंट में ला दिया। अब नए एनवायरनमेंट में हमने उस जीनोटाइप को क्या किया, ग्रो किया, या किसी प्लांट को ग्रो किया। हो सकता है हमने किसी कंट्री से वो लाया हो सकता है हमने कहीं और से उसको क्या किया हो, प्रोक्योर किया हो। तो यहाँ पे जब आपकी जो कंट्री की कोई वैरायटी है, हो सकता है हम इसको डिफरेंट एनवायरनमेंट में लेके जाएं। एग्जाम्पल्स की बात करें कि विद इन द कंट्री हम बात करते हैं, तो जैसे कि वीट इन वेस्ट बंगाल है, राइस इन पंजाब है, एक्सेट्रा। और अगर हम बात करते हैं दो टाइप की इंट्रोडक्शन की, तो हमारे पास में एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन होता है और एक हमारे पास में सेकेंडरी इंट्रोडक्शन होता है। प्राइमरी इंट्रोडक्शन वैरायटीज जो होती हैं उसमें जो जीनोटाइप होता है जैसा है वैसा का वैसा ही रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बाजार से कुछ खाने को लाया है तो मैंने क्या किया, उस खाने को वैसे लाया और रख दिया और खा लिया, तो दैट इज प्राइमरी इंट्रोडक्शन। लेट्स सपोज अगर मैंने बाजार से कुछ खाना लेके आया, मुझे लग रहा है इसमें तो नमक भी कम है, इसमें तो मसाला भी कम है, इसमें तो तड़का भी प्रॉपर नहीं है, मैंने क्या किया, अपने हिसाब से उसमें इंप्रूवमेंट की और फिर उसको खा लिया। तो जो प्राइमरी इंट्रोडक्शन है उसमें जीनोटाइप में कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करते हैं। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया, कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशंस की। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जो भी इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है दैट इज वेल सूटेड टू द एनवायरनमेंट, की जो भी वैरायटी हमने इंट्रोड्यूस की है वो एनवायरनमेंट के लिए बढ़िया सूटेड वैरायटी है। और उसमें जब हम कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए उसको रिलीज करेंगे तो हम किसी भी टाइप का कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं करेंगे ओरिजिनल जीनोटाइप में। एग्जाम्पल के लिए मैक्सिकन सेमी डॉर्फ व्हीट वेराइटीज सोनोरा 64, इसके अलावा हमारे पास लेरमा रोजो है, सेमी डॉर्फ वेराइटीज हैं जैसे कि टाइचुंग नेटिव 1, IR8, IR36। ठीक है, नाउ सेकेंडरी इंट्रोडक्शन की बात करें, व्हेन द इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी सब्जेक्टेड टू सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन विद लोकल वैरायटीज टू इंप्रूव और ट्रांसफर स्पेसिफिक ट्रेड्स और न्यू टू द एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल, कल्याण सोना, सोनालिका व्हीट वेराइटीज फ्रॉम सिमेट मैक्सिको एक्सेट्रा। समझ में आया? यानी कि प्राइमरी में हमने कोई छेड़खानी नहीं की, सेकेंडरी में हमने क्या किया, छेड़खानी की या उसकी हाइब्रिडाइजेशन करवाई, फिर हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाया। नाउ अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में। दूसरा मेथड है दैट इज प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड की। ठीक है, प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड की अब हम बात करेंगे। प्योर लाइन सिलेक्शन जो होती है दैट इज फॉर द सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है कि हमें एक ही टाइप के इंडिविजुअल्स चाहिए और एक जैसी पूरी प्रोजनी चाहिए, एक जैसे उसके जीनोटाइप चाहिए। ये जो प्योर लाइन सिलेक्शन होता है ये मेनली आपका सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए हम अप्लाई करते हैं। और इसमें अगर किसी क्लोन की भी प्रोजनी बन रही है, सेम प्रोजनी बन रही है, उसको भी आप प्योर लाइन बोल सकते हो। किसी सिंगल प्लांट की सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद में कोई प्रोजनी बन रही है, अगर वो बिल्कुल होमोजाइगस है, होमोजेनस पॉपुलेशन है, तो भी हम उसको क्या बोलते हैं, प्योर लाइन बोलते हैं। यानी कि प्योर लाइन जो है उसमें सब कुछ जो होता है बिल्कुल सेम होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो अगर सब कुछ सेम है तो सिलेक्शन क्या करोगे? अगर मैंने आपको 5 टॉफीज रखी हैं, पांचों ही किसी सेम ब्रांड की है, 5 चॉकलेट हैं सेम ब्रांड की है, उसमें सेलेक्ट क्या करोगे? कुछ भी उठा लो, सेम ही होगा ना। तो वही बात है यहाँ पे भी कि प्योर लाइन सिलेक्शन में सिलेक्शन आर इनइफेक्टिव क्योंकि उसमें सब कुछ सेम ही है। प्योर लाइन प्रोजनी में बेसिकली
प्रोजेनी टेस्ट नहीं किया जाता, हमें पता है आगे जाके सब सेम होने वाला है, तो इसमें प्रोजेनी टेस्ट नहीं करेंगे। जबकि मास सिलेक्शन जब हम करते हैं उसमें हम प्रोजेनी टेस्ट करते हैं, वो मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे नो प्रोजेनी टेस्ट इज कंडक्टेड। थ्योरी की बात करें, सबसे पहले जो प्रपोज की थी थ्योरी, वो किसने प्रपोज की थी? जोहानसन ने प्रपोज की थी। उन्होंने किसके ऊपर काम किया था? प्रिंसेस वैरायटी ऑफ कॉमन बीन्स के ऊपर काम किया था, फेजियोलस वल्गेरिस पे काम किया था। जहां पे उन्होंने क्या किया था, कुछ सीड्स के प्लांट्स आगे ग्रो किए थे, जहां पे उन्होंने जो टॉल वेराइटीज के सीड्स थे, शॉर्ट वेराइटीज के सीड्स थे, उनको उन्होंने प्रोड्यूस किया। और उसके बाद में उन्होंने देखा कि कैसा साइज आ रहा है, तो कुछ में इंटरमीडिएट साइज आया, उन्होंने फिर से प्रोड्यूस किया, लास्ट में जाके ओरिजिनल साइज देखने को मिला। तो अल्टीमेटली उन्होंने वहीं से इंस्पायर होकर जो प्योर लाइन थ्योरी थी उसको क्या किया था, बेसिकली प्रपोज किया था। तो याद रखना कि जब हम प्योर लाइन थ्योरी की बात करते हैं तो प्योर लाइन थ्योरी किसने दी थी? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है जो आपसे पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है, कि प्योर लाइन थ्योरी किसने दी थी। लिख लीजिए अब ये पॉइंट्स जल्दी से, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो जोहानसन ने दी थी 1903 में, फ्रेंच बीन में दी थी, प्रिंसेस वैरायटी थी फ्रेंच बीन की, ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने कमर्शियल जो साइज थे सीड्स के उनको देखा था, उसके ऊपर स्टडी करके ये प्योर लाइन थ्योरी दी थी। नाउ जो क्वेश्चन आपका आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो आपकी प्योर लाइन थ्योरी है या प्योर लाइन है, ये किसकी लाइंस होती हैं या किसकी प्रोजेनी होती है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो प्रोजेनी ऑफ सिंगल सेल्फ फर्टिलाइज्ड होमोजाइगस प्लांट, सेल्फ फर्टिलाइज्ड होगा, सिंगल होगा, होमोजाइगस सेम एलील होंगे, उस प्लांट की प्रोजेनी को हम प्योर लाइन बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो प्योर लाइन है ये होमोजाइगस होती है और होमोजीनियस होती है, होमोजाइगस होती है, होमोजीनियस होती है, ठीक है। और सेल्फ पॉलिनेशन से होमोजाइगोसिटी और भी बढ़ जाती है एंड हेट्रोजाइगोसिटी कम हो जाती है ना। सेम टाइप के एलील्स क्या होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के बाद में बढ़ते जाते हैं, रिसेसिव एलील खुद ही एलिमिनेट होते जाते हैं। तो यहाँ पे जब सेल्फिंग होती है या इनब्रीडिंग होती है, उस टाइम पे जो हमारे पास में रिसेसिव एलील्स हैं खुद ही एलिमिनेट होते जाते हैं। तो यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपको नहीं देखने को मिलता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेटेड में इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए कि कैसी प्रोजेनी होती है, क्या होती है, फटाफट से नोट करेंगे ताकि हम आगे भी डिस्कस कर पाए। यहां तक सबको क्लियर है तो बता दीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए पॉइंट भी, जो जो मेन मेन पॉइंट बता रही हूँ, फिर आगे बताती हूँ। ठीक है जी, यहां तक सबको समझ आ गया? ठीक है, चलिए नाउ अब आगे बात करते हैं प्योर लाइन के बारे में। मेन पॉइंट्स क्या है प्योर लाइन थ्योरी के, वो मैंने यहां दिए हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको फोटो लगाया कि कैसे ब्रीडिंग की जाती है। देखो मेन पॉइंट्स क्या है कि ऑल प्लांट्स विद इन अ प्योर लाइन हैव द सेम जीनोटाइप, जितने भी प्लांट्स प्योर लाइन में होंगे सबका सेम जीनोटाइप होगा। वेरिएशन जो होगी वो एनवायरमेंट की वजह से होती है एंड नॉन इनहेरिटेबल होती है, नॉन हेरिटेबल होती है। जो वेरिएशन अगर किसी प्योर लाइन में आती है ना, वो एनवायरमेंट की वजह से आती है, ऐसा नहीं वो अगली प्रोजेनी में भी जाएगी, अगली जनरेशन में भी जाएगी। Pure lines become genetically variable with time due to natural hybridization, mutation या mechanical mixtures। अगर प्योर लाइन में किसी भी तरह का आपको कोई मिक्सचर देखने को मिलता है, वो आपका जेनेटिकली मिक्सचर कब देखने को मिलेगा? अगर वहां पे कोई नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, कोई म्यूटेशन हो जाती है या कुछ मिक्सिंग हो जाती है, मैकेनिकल मिक्सचर्स हो जाते हैं, तभी आपको वहां वेरिएशन देखने को मिलेगा, अदरवाइज प्योर लाइन प्योर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे हम ग्रो करते हैं। देखो यहाँ पे एक पूरा ट्रायल का बताया गया है।
कैसे करेंगे? पहले कुछ प्लांट्स को हम ग्रो करेंगे जिनकी भी अच्छी फिनोटाइप है या कोई देसी वैरायटी है, लोकल वैरायटी है, उसको हमने यहाँ पे ग्रो कर लिया। अब हमने क्या किया, हर एक प्लांट की यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोजेनीज को ग्रो कर लिया। ठीक है, हर एक प्लांट की इंडिविजुअल प्रोजेनीज को हमने ग्रो कर दिया, और जो हमें पसंद नहीं आ रहा, या पसंद इन द सेंस की जो डिफेक्टिव है या जिसकी प्रोजेनी वैसी नहीं है जैसी हम चाहते थे, उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया यहाँ पे। फिर आगे हमने क्या किया कि जो प्रोजेनीज हमने सेलेक्ट की थी उसी के हमने क्या किए, फर्दर ट्रायल्स लगवाए, और ट्रायल्स में अगेन जो भी हमें लगता है डिफेक्टिव है उसको हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इंफीरियर वंस को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद में जब हमें लगा कि अब प्योर लाइन हमें देखने को मिल रही है, हमें उसको अलग अलग जगह पे भी लगाना पड़ता है चेक करने के लिए कि ऐसा तो नहीं सिर्फ यहीं परफॉर्म कर रही है या कहीं और भी परफॉर्म करेगी। तो हमने क्या किया, मल्टी लोकेशनल यील्ड ट्रायल्स लगाए, इधर उधर की कोई डिजीज तो नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और लास्ट ईयर 7th ईयर में हमने क्या किया कि जो प्रोजेनी सुपीरियर चेक है वो दिया। हमने देखा कि जो एग्जिस्टिंग वैरायटी है उससे बेटर है ना ये वैरायटी, तो रिलीज कर दिया हमने इस वैरायटी को बाद में। ठीक है, और मतलब मल्टीप्लिकेशन कर दी और हमने सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर रहता है प्योर लाइन का। ठीक है जी, अब आगे बात करते हैं। अगला हमारे पास में, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वेरिएशन आएगी तो इन रीजंस की वजह से वेरिएशन आ सकती है, अदरवाइज प्योर लाइन आपकी प्योर होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी टाइप का कोई भी यहाँ पे वेरिएशन आएगा तो ये वेरिएशन आपका इसके वजह से आएगा, अदरवाइज जो प्योर लाइन है वो प्योर है। ठीक है, अब मेन कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं प्योर लाइन थ्योरी से, क्या है कि सिलेक्शन इज इफेक्टिव इन अ पॉपुलेशन विद डाइवर्स जीनोटाइप्स। ठीक है, selection is ineffective in pure lines as it consists of progeny from a single pollinated homozygous individual. Therefore, any variation is purely environmental. कि सिलेक्शन वही अप्लाई करते हैं जहां पे हमें वैरायटी देखने को मिले। अब जब सारी सेम है तो क्या सिलेक्शन करेंगे, तो अल्टीमेटली जो यहाँ पे बेसिकली आपकी प्योर लाइन होती है उसमें अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन वहीं पे अप्लाई करते हैं हम जहां पे सारी की सारी जो आपके पास में बेसिकली इंडिविजुअल हैं वो आपके अलग हो। यहाँ पे सब कुछ सेम है तो सिलेक्शन इज इनइफेक्टिव इन प्योर लाइन। ये पूछा जाता है कि क्या सिलेक्शन प्योर लाइन में इफेक्टिव है, तो इनइफेक्टिव है। जब आपको एक बार प्रोजेनी मिल गई ना फाइनल, उसके बाद में सिलेक्ट करने का क्या फायदा है। ठीक है, सब सेम है। नाउ विल टॉक अबाउट मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन इज वेरी कॉमन इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। जो आपकी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं इसमें इट इज वेरी लेस कॉमन है, लेकिन अगर हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में ये काफी ज्यादा कॉमन है, और ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज का। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में भी अलग अलग टाइप के बीज होते हैं, हम क्या करते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, सीड्स को लगा देते हैं और फिर उनको ओपन पॉलिनेट होने देते हैं। ओपन पॉलिनेट होने के बाद में जो वैरायटी बनती है दैट इज ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, और हमने क्या किया उनसे सिलेक्शंस की, दैट इज नोन एज मास सिलेक्शन। तो ये क्या बोलता है कि मास सिलेक्शन इज कॉमन इन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज, इट इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ब्रीडिंग इन द क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज। Mass selection is the selection of individuals from a large population on the basis of phenotypic superiority. Their seeds are mixed and sown together to create a new variety. हमने क्या किया, जो mass selection में seeds थे उनको इकट्ठा मिक्स किया और हमने एक नई वैरायटी वहां पे लगा दी। सिलेक्टेड हाइब्रिडाइज्ड प्लांट्स आर अलाउड टू ओपन पॉलिनेट, उनमें रैंडम मेटिंग हमने होने दी। तो मास सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द मैटरनल पेरेंट ओनली एंड देयर इज नो कंट्रोल ऑन द पॉलन पेरेंट। कि ये जो मास सिलेक्शन होती है इसमें जो मेन रोल होता है वो मैटरनल पेरेंट का होगा। ठीक है, और हमने क्या किया, जो हमें सुपीरियर फिनोटाइप देखने को मिल रहा है उसके बेसिस पे हमने क्या कर दिया, सिलेक्शन कर दी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि मास सिलेक्शन की, जस्ट अ मिनट, और अगर हम बात करते हैं मास सिलेक्शन की कि मास सिलेक्शन का क्या क्या रोल रहता है, तो देखो एक तो अगर हम बात करते हैं तो एक है कि इंप्रूवमेंट करनी अगर वैरायटी को, या फिर हमने किसी प्योर लाइन की जेनेटिक वैरायटी को इंप्रूव करना है उसके लिए यूज करेंगे। और अगर हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में, तो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में क्या है कि आपको ओपन पॉलिनेशन में कुछ नए कैरेक्टर्स मिलेंगे टू क्रिएट डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी के लिए आपको ओपन पॉलिनेशन में कुछ नए कैरेक्टर्स मिलेंगे। और अचीवमेंट्स क्या है, जैसे कि ग्राउंडनट की TMV1 TMV2 वैरायटी है, बाजरा की पूसा मोती
बाजापुरी एंड जामनगर जायंट है, और इसके अलावा सोरगम की RS1 वेराइटी है। तो ये आपकी सिलेक्शन के थ्रू अचीव्ड वेराइटीज ही हैं, ठीक है। और हम प्योर लाइन में तभी मास सिलेक्शन करेंगे अगर हमें प्योरिफिकेशन करनी हो और मेंटेनेंस करनी हो। ये आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये एक आपका MSc एंट्रांस में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इस बात को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं कि क्या क्या चीजें और यहाँ पे पाई जाती हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पे होती हैं। चलिए यहाँ तक सबको क्लियर? अगर क्लियर है तो बता दीजिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया यहाँ पे? हाँ जी बोलिए, समझ आया सबको यहाँ तक? भाई बोल दिया करो, ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ आया नहीं आया? ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे, ठीक है, राइट। लिख लो इन पॉइंट्स को, फिर आगे बात करते हैं फटाफट से। चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि वेरिएबल पॉपुलेशन से हमने कुछ प्लांट्स को सिलेक्ट किया, पर प्लांट्स को सिलेक्ट करने के बाद में जो ओपन पॉलिनेशन वगैरह उनमें हुई, तो हमने क्या किया, इन प्लांट्स को हमने यील्ड ट्रायल्स के लिए लगा दिया। यील्ड ट्रायल्स के बाद में जो भी हमें बेस्ट इवेलुएटेड वेराइटीज मिली उनके आगे मल्टी लोकेशनल ट्रायल्स लगाए, और उसके बाद में उनके हमने सीड मल्टीप्लिकेशन की और डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। तो ये है आपके पास में मास सिलेक्शन की मेथड, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, और फिर जो हमारे पास में सीड जिस वैरायटी से ऑब्टेन हो रहे हैं मिक्सिंग के बाद में, ओपन पॉलिनेशन के बाद में, तो उनको हम क्या कर रहे हैं, फर्दर आगे ग्रो कर रहे हैं। एक हमारे पास एक और मेथड होता है जिसको मॉडिफाइड मास सिलेक्शन मेथड बोलते हैं, या फिर ग्रिड मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास में एक टेस्ट दैट इज नोन एज प्रोजेनी टेस्ट। ये जो प्रोजेनी टेस्ट होता है ये इवेलुएट करता है कि जो आपने प्लांट्स लगाए हैं उनकी प्रोजेनीज कैसी हैं, या जो आपने प्लांट्स लगाए हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो प्रोजेनी टेस्ट बेसिकली आपका, अगर आप बोले, परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है। ये बताता है कि जो आपने प्लांट लगाए हैं वो प्लांट आपके कैसे हैं। अब ये टेस्ट किसने डेवलप किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेस्ट आपका विल्मोरिन ने डेवलप किया था, और वो किस पे काम कर रहे थे, शुगर बीट के ऊपर काम कर रहे थे, वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए इस प्रिंसिपल को या इस टेस्ट को एक और नाम बोला जाता है, विल्मोरिन आइसोलेशन प्रिंसिपल, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, विल्मोरिन आइसोलेशन प्रिंसिपल। और ये बताता है कि जो प्रोजेनीज हम ग्रो कर रहे हैं वो प्रोजेनीज का परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। अब ये जो आपका मेनली प्रोजेनी टेस्ट है, दो काम इसके हैं। एक कि प्लांट का ब्रीडिंग बिहेवियर कैसा है, क्या प्लांट होमोजाइगस है या फिर प्लांट हेट्रोजाइगस है। दूसरा ये बताता है कि जिस चीज के लिए हमने सिलेक्शन की थी या जिस चीज के लिए हमने प्लांट को सिलेक्ट किया था, क्या वो कैरेक्टर इनहेरिट हुआ है या वो कैरेक्टर इनहेरिट नहीं हुआ है। ये चीज कौन बताता है, आपका प्रोजेनी टेस्ट यहाँ पे बताता है, ठीक है। ये सारी चीज कौन बताएगा, प्रोजेनी टेस्ट बताएगा। तो ये दो पॉइंट भी नोट कर लीजिए कि प्रोजेनी टेस्ट क्या होता है, आपको इसके बारे में डेफिनेटली थोड़ा सा पता होना चाहिए कि प्रोजेनी टेस्ट क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। फटाफट से लिख लीजिए। तो उन्होंने क्या बोला था कि रियल वैल्यू ऑफ प्लांट कैन ओनली बी determined by studying its progeny, by studying its progeny, कि जो रियल वैल्यू है वो हमें तभी पता चलती है जब हम प्लांट की प्रोजेनी स्टडी करते हैं, तभी पता चलता है आगे जनरेशन में कैरेक्टर आए या नहीं आए, ठीक है। लिख लो ये पॉइंट भी, राइट। क्लियर है यहां तक? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे अगले में, ठीक है। नाउ
डिफरेंस बिटवीन द मास सिलेक्शन एंड प्योर लाइन सिलेक्शन। मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन में क्या फर्क है? मास सिलेक्शन अभी पढ़ा कि अगर सेल्फ जो आपकी पॉलिनेटेड वेराइटीज हैं उनको अगर मेंटेन करना है या फिर उसको हमने प्योरीफाई करना है तो विल गो फॉर द मास सिलेक्शन। और दूसरा हमने बोला प्योर लाइन सिलेक्शन में क्या होता है, जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती है उनमें अप्लाई करते हैं। इसमें प्रोजेनी टेस्ट को हम कंडक्ट नहीं करते हैं, इसमें प्रोजेनी टेस्ट को हम कंडक्ट करते हैं। यहाँ पे हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं। प्रोजेनीज दोनों को देख लीजिए, और अडेप्टेबिलिटी जहां पे डाइवर्स जीनोटाइप होगा वहां पे आपकी अडेप्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, लिख लीजिए इन पॉइंट्स को। ठीक है, तो पेडिग्री मेथड हो गया, ईयर टू रो मेथड हो गया, उन सब में हम नॉर्मली प्रोजेनी टेस्ट करते हैं। ठीक है, वे चलिए नाउ अब हम बात करते हैं आगे। अगला हमारे पास में है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिड्स क्या होते हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। हाइब्रिडाइजेशन में जैसे दो प्लांट्स हैं, दो प्लांट्स के बीच में हम मेटिंग करवा रहे हैं और जो हमारे पास में इंडिविजुअल आ रहा है उसको हमने F1 हाइब्रिड बोल दिया। अब हाइब्रिडाइजेशन में भी क्या होता है ना, अलग अलग टाइप के हाइब्रिड्स होते हैं। एक होता है सिंपल क्रॉस। सिंपल क्रॉस क्या होता है कि जैसे हमने ए और बी का क्रॉस करवाया, सी हमारे पास बन गया, दैट इज सिंपल क्रॉस। एक हमारे पास में होता है कॉम्प्लेक्स क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल हमने ए और बी का क्रॉस करवाया और उसी के साथ में सी का क्रॉस करवा दिया। कई बार हम क्या करते हैं, ए और बी का क्रॉस करवाया, जो प्रोडक्ट बना, और सी और डी का क्रॉस करवा दिया, है ना। तो हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होती है, अलग अलग टाइप की होती है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, क्रॉसिंग और मीटिंग ऑफ टू प्लांट्स और लाइंस विद डिफरेंट जीनोटाइप इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। कि दो प्लांट्स या दो लाइंस के बीच में हम क्या करते हैं, क्रॉसिंग करवाते हैं, दैट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस प्रोसेस पॉलन फ्रॉम द डिजायर्ड मेल प्लांट इज प्लेस्ड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पेरेंट। कि जो भी हमारा डिजायर्ड प्लांट का पॉलन है उसको हम प्लेस कर देते हैं स्टिग्मा के ऊपर। To ensure successful fertilization between two genotypes of the plant, self-pollination and chances of cross-pollination must be prevented। कि अगर हमें खुद से कोई हाइब्रिड बनाना है तो हमें खुद से क्या करना पड़ता है, प्लेस करना पड़ता है। अब इसमें हमें ये चाहिए कि जो अल्टीमेटली अगर हमने खुद से कोई आर्टिफिशियली करना है तो वहां पे कोई सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन नेचुरली ना हो। The resulting seeds of progeny are called F1 और hybrids। जो भी सीड बना या progeny बनी उसको हमने F1 या हाइब्रिड बोला। The F1 progeny produced by selfing or intermating of F1 plants and subsequent generations are referred to as segregating generations। अब आगे क्या किया आपने, F1 में सेल्फिंग करवा दी, F2 जनरेशन आ गई, तो F2 जनरेशन आ गई, उससे अगली जनरेशन आ गई, उन सबको हम सेग्रीगेटिंग जनरेशंस बोलते हैं। ये हमने मेंडल वाले लॉज में भी पढ़ा था, सेग्रीगेटिंग जनरेशंस क्या होती हैं। और the term cross is used to denote the products of hybridization such as the F1 and subsequent generation सेग्रीगेटिंग जनरेशंस। कि जब भी हम क्रॉस की बात करते हैं, क्रॉस का मतलब होता है कि दो पेरेंट्स को हमने क्या किया, आपस में हाइब्रिडाइज किया या फिर मीटिंग करवाई, जिसकी वजह से हमें F1 जनरेशन देखने को मिली। F1 जनरेशन में हमने मीटिंग करवाई जिसकी वजह से हमें F2 सेल्फिंग करवाई जिसकी वजह से हमें F2 जनरेशन देखने को मिली। अब हमारे पास में ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इसके भी दो तीन टाइप्स होते हैं कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। जैसे कि हमारे पास में दो तीन टाइप्स देख लीजिए, एक कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग है, एक ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग है, और एक हमारे पास में है हाइब्रिड वेराइटीज। तो यहाँ पे जब हम इन तीनों की बात करते हैं तो क्या क्या डिफरेंस होता है इसको देख लेते हैं। पहला हमारे पास में है दैट इज कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग। कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग में क्या होता है कि हम एक या एक से ज्यादा ट्रेट लेते हैं और एक सिंगल वेराइटी में डाल देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जहां पे भी डिजीज रेजिस्टेंस की वेराइटीज बनानी है उन सब में हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग के लिए जाएंगे। कौन कौन से मेथड फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि बैक क्रॉस मेथड है।
कि हमें बैक क्रॉस मेथड से करना है, या फिर हमारे पास में पेडिग्री मेथड है जहां पे हम कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग का यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास में ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग। ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग में क्या होता है कि जो हमारे पास में प्रोजेनी होती है, जैसे कि F2 प्लांट है, ये क्या होगा, अपने पेरेंट से क्या होगा, सुपीरियर होगा। और इसका मेन एम क्या होता है कि हमें ईल्ड को इंप्रूव करना है या ईल्ड रिलेटेड चीजों को इंप्रूव करना है। तो यहाँ पे हम जैसे कि पेडिग्री मेथड यूज कर सकते हैं या फिर मॉडिफिकेशंस वहां पे यूज कर सकते हैं। अगला है हाइब्रिड वेराइटीज। तो जब भी हमें F1 प्रोजेनी देखने को मिलती है, चाहे हम प्योर लाइन से देखने को मिल रहे हैं, इनब्रेड से देखने को मिल रही है, ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज से देखने को मिल रही है, क्लोन से, या फिर जेनेटिकली डिफरेंट जो पॉपुलेशंस हैं, अगर उनके बीच में क्रॉस करवा के हमें प्रोजेनी देखने को मिल रही है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, F1 हाइब्रिड या हाइब्रिडाइजेशन, या फिर हम उसको हाइब्रिड बोल देते हैं। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, अगर हम इसको बेसिकली देखें तो कैसे हो सकती है, या तो वेराइटीज के बीच में हो सकती है, या डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, और डिस्टेंस में हमारे पास में दो स्पीशीज के बीच में हो सकती है, या फिर दो जेनरा के बीच में हो सकती है, तो या फिर हमारे पास में इंटरवेराइटल हो सकती है। तो हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन में भी क्या है, दो तीन तरीके हैं। क्या, एक हो सकता है आपका वेराइटीज के बीच में, दूसरा है डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें भी दो चीजें हैं, या तो स्पीशीज के बीच में या तो जीनस के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट हमारे पास में इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, जहां पे भी क्रॉसिंग हो रही है बिटवीन प्लांट्स ऑफ द डिफरेंट वेराइटीज, स्ट्रेन्स या रेसेस ऑफ द सेम स्पीशीज, उसको बोला जाता है इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि एक स्पीशीज के अंदर हो रही है, किसी वेराइटीज के बीच में हो रही है, दैट इज नोन एज इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, नाम से पता चल रहा है। दूसरा है हमारे पास में डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। डिस्टेंट का मतलब होता है कि डिफरेंट स्पीशीज के बीच में या डिफरेंट जेनरा के बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो दो टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं, एक है इंटरस्पेसिफिक, एक है इंटरजेनरिक। इंटरस्पेसिफिक में क्या होता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में होती है, जैसे कि आपने पढ़ा था फेयरचाइल्ड म्यूल के बारे में। दूसरा है इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन, जहां पे जो क्रॉसिंग होती है वो आपकी डिफरेंट जेनरा के बीच में होती है, जैसे कि आपने ट्रिटिकेल के बारे में बात की थी, जहां पे वीट और राई की क्रॉसिंग करवाई थी। रेफेनो ब्रासिका की बात की थी, जहां पे रेडिश एंड कैबेज की क्रॉसिंग करवाई थी, है ना। ये सारे मैं आपको क्रॉसेस करवाऊंगी, कौन सा किसका क्रॉस है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके आ जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। नाउ डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन में हमने बात कर ली अभी कि जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो अलग अलग में होती है, ठीक है, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया। एग्जांपल्स जैसे कि अगर हम शुगर केन की बात करें तो शुगर केन में जो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स हैं वो प्रेजेंट है ना। एग्जांपल्स देख लीजिए यहाँ पे सामने, ठीक है जी। वैसे फेयरचाइल्ड म्यूल का भी हमने बात की। फेयरचाइल्ड म्यूल में देखो कि फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डायंथस स्वीट विलियम और जो कार्नेशन पिंक है उसके बीच में क्रॉस करवाया और आपको अल्टीमेटली फेयरचाइल्ड म्यूल देखने को मिला, ठीक है, जिसका नाम उन्होंने फेयरचाइल्ड म्यूल रखा था और ये 1717 में बनाया था, ठीक है। तो ये आपके पास में एग्जाम्पल आ जाएगा, राइट। ये सारे क्रॉस मैं आपको भी करवाऊंगी, ठीक है। तब तक इस एग्जाम्पल को लिखिए और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? वैसे तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट आया? बहुत सिंपल है वैसे तो ये, बोलो अगर है डाउट तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? सबको क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ जी चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ज्यादा नहीं है, अभी कर लेंगे हम डिस्कस। चलो 1 मिनट दो मुझे पानी पीने के लिए, फिर आगे बात करते हैं। हाँ जी यहाँ तक सबको समझ में आया? क्लियर है सबको? नो डाउट? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है ना। यहां से मैंने आपको आज एक असाइनमेंट भी देनी है। चलिए ठीक है, कोई डाउट नहीं है, अभी बढ़ते हैं आगे, बस 1 मिनट के अंदर अभी स्टार्ट करते हैं आगे।
चलिए नाउ अब आके देखो क्या दिया है। चलिए रिवाइज कर लिया यहां तक, अब आगे बात करें। यहां तक सबको समझ में आया? ओके देन अब हम आगे बात करेंगे। चलिए नाउ बैरियर्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिस्टेंट हाइब्रिड्स, के क्या क्या बैरियर्स हैं जिससे कि डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन में दिक्कत आती है। जैसे कि कई बार जायगोट बनता नहीं है, कई बार क्या होता है जायगोट डेवलप नहीं होता है, और कई बार ये जो आपके F1 है इनमें आपको सिडलिंग डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलती है। तो जब भी हमारे पास में जायगोट नहीं बनेगा तो दैट मीन्स वो कंपैटिबल नहीं है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी। जब भी जायगोट नहीं देखने को मिलेगा तो हम इसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे? क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी। दूसरा है कि जायगोट की डेवलपमेंट नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी मतलब वो वायबल नहीं है, तो उसके लिए हम बोलेंगे हाइब्रिड इनवायबिलिटी। इसके अलावा F1 की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, दैट मीन्स हाइब्रिड कैसा आपका स्टेराइल है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? हाइब्रिड स्टेरिलिटी। चलिए यहां तक सबको समझ में आया? सबको क्लियर हुआ यहां तक? जो जो मैंने आपको चीजें बताई सबको क्लियर है? चलिए नाउ अब बात करते हैं आगे कि ये जो हमने चीजें पढ़ी क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी, स्टेरिलिटी एंड प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एंड एम्ब्रियो कल्चर, ये क्या होता है? सबसे पहले तो क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है कि जब आपका फंक्शनल पॉलन प्रेजेंट होगा लेकिन यही फंक्शनल पॉलन आपका किसी स्पीशीज या फिर अदर अगर जीनस की अगर हम बात करते हैं वहां पे वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी, कि फंक्शनल है लेकिन वो नहीं कर पा रहा है उसको फर्टिलाइज किसी और को। ठीक है, सेल्फ होता है खुद को, क्रॉस मतलब किसी और को। अगला है हाइब्रिड स्टेरिलिटी, जो भी हाइब्रिड है वो आगे ऑफस्प्रिंग नहीं बना पा रहा है, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड स्टेरिलिटी। ऑफस्प्रिंग आगे हाइब्रिड नहीं बना पा रहा है, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड स्टेरिलिटी। ठीक है, क्यों नहीं बना पा रहा है? क्योंकि हो सकता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के बीच में स्ट्रक्चरल हमें सिमिलैरिटी नहीं देखने को मिले, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर कई बार हमें यहाँ पे जो अल्टीमेटली क्रोमोसोम्स हैं वो एलिमिनेट हो जाए, माइटोटिक जो आपकी इरेगुलरिटीज हैं वो देखने को मिले, जैसे कि हॉर्डियम बल्बोसम एंड हॉर्डियम वल्गेयर के बीच में। अगला है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या होता है कि जब हम जो आपके जब सेक्सुअल मेटिंग पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे? प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कर देंगे। अगला है एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर में हम क्या करते हैं कि दिस इज द टेक्निक टू ऑब्टेन वायबल इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनरिक हाइब्रिड्स व्हेन द हाइब्रिड जायगोट इज अनेबल टू डेवलप, कि जब आपका जायगोट डेवलप नहीं हो पाता तो हम उसमें क्या करते हैं? उस एम्ब्रियो को कल्चर कर देते हैं, दैट इज एम्ब्रियो कल्चर, है ना, उसको अलग से ग्रो करते हैं। नाउ किसी और मीडिया पे वगैरह पे ग्रो करते हैं, दैट इज एम्ब्रियो कल्चर। नाउ क्या क्या चीजें होती हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में होती हैं? पेरेंट्स को सिलेक्ट करना, पेरेंट्स को इवेलुएट करना, इवेस्कुलेशन करेंगे, बैगिंग करेंगे, पॉलिनेशन करेंगे, ठीक है, देन रीबैगिंग करेंगे, लेबल करेंगे, टैग करेंगे, सीड को कलेक्ट करेंगे, प्लांट्स को हार्वेस्ट करेंगे, प्रोजनी को सिलेक्ट करेंगे, उसको इवेलुएट करेंगे, देन वैरायटी रिलीज होगी। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं कि आपने पेरेंट्स को सिलेक्ट किया, उनको देखा वो कैसे हैं, उनके हमने क्या किया? रिमूव कर दिए उनके एंथर्स को और खुद से वहां पे पॉलिनेशन हमने करवा दी। पॉलिनेशन करवाने के बाद में हमें हाइब्रिड मिल गया, उसकी प्रोजनी, उसको लेबल टैग सब कुछ कर लिया, हाइब्रिड मिल गया, उसकी प्रोजनी हो, सीड को हमने कलेक्ट कर लिया, सीड को आगे ग्रो किया, देखा प्रोजनी कैसी है, और अगर सब कुछ सही रहा तो हमने उसके ट्रायल्स वगैरह लगा के उस वैरायटी को रिलीज कर दिया। नाउ अब कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे कि हम सेल्फ फर्टिलाइज्ड क्रॉप्स को क्या कर सकते हैं? इंप्रूव कर सकते हैं बाया हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें कुछ मेथड्स की, जैसे कि पेडिग्री मेथड है, बल्क मेथड है, सिंगल सीड डिसेंट मेथड है, बैक क्रॉस मेथड है, मल्टीपल क्रॉस मेथड है।
इन सारे मेथड्स को हम यूज करते हैं सेल्फ फर्टिलाइज्ड क्रॉप्स को हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू इंप्रूव करने की, ठीक है। सो द F1 हाइब्रिड फ्रॉम अ क्रॉस इज ईदर अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेट एज इन पेडिग्री एंड बल्क मेथड और इज बैक क्रॉस्ड टू द डिजायर्ड पेरेंट। क्या होता है कि जो F1 हाइब्रिड आया, अब हम या तो क्या करते हैं F1 हाइब्रिड में ही सेल्फ पॉलिनेशन करवा देते हैं, जैसा कि पेडिग्री मेथड में होता है, बल्क क्रॉस मेथड में होता है, या फिर ये जो हमारे पास F1 हाइब्रिड आया है इसी को हम बैक क्रॉस करवा देते हैं अगर हमें कोई रेजिस्टेंट जीन किसी और से चाहिए, पेरेंट से चाहिए उस F1 हाइब्रिड में। तो ये जो आपका बैक क्रॉस हम करवा रहे हैं, या तो हम ऐसे करवा सकते हैं या तो हम पेडिग्री मेथड को आगे फॉलो कर सकते हैं या तो हम सेल्फ पॉलिनेट करवा सकते हैं बेसिकली। तो पेडिग्री मेथड की अब हम बात करते हैं कि ये पेडिग्री मेथड आखिरकार होता क्या है। सीक्वेंस सबको समझ में आ रही है। हमने सबसे पहले देखा सेल्फ पॉलिनेटेड में कौन कौन से मेथड्स हैं, क्रॉस में कौन से हैं, दोनों में कौन से हैं। देन हमने प्योर लाइन सिलेक्शन के बारे में पढ़ा, मास सिलेक्शन के बारे में पढ़ा और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा। देन हमने बोला कि हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स को भी इंप्रूव कर सकते हैं। अब उन्हीं मेथड्स को हाइब्रिडाइजेशन के अंडर हम पढ़ रहे हैं। ये चीज सबको क्लियर है, सीक्वेंस सबको समझ में आ रहा है, कैसे टॉपिक जा रहा है हमारा। हाँ जी, ओम प्रकाश, आशीष, मयंक, वानी और बाकी जो भी बच्चे क्लास में है ना, सबको समझ में आ रहा है। मयंक, ओम प्रकाश, आशीष, श्रद्धा, बेरी, हितेश, दीपिका, महक, सबको ये चीज समझ में आई, सीक्वेंस क्लियर है सबको? बोलिए भाई, सबको क्लियर है सीक्वेंस? ओके देन नाउ अब हम बात करेंगे पेडिग्री मेथड के बारे में। तो पेडिग्री मेथड इज यूज्ड इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स and in cross pollinated species it is used for the development of inbred lines। inbred lines क्या होती हैं? आपकी ऐसी लाइंस होती हैं जहां पे आप क्या करते हो, बेसिकली कुछ क्रॉप्स में सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हो और उसके बाद में जो लाइंस आपको मिलते हैं उनको हम इनब्रेड लाइंस बोल देते हैं। तो यहाँ पे जब हम पेडिग्री मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पे पेडिग्री क्या होता है कि किसी के एंसेस्टर के बारे में जानना, पूर्वजों के बारे में जानना। यहाँ पे पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। क्वेश्चन आता है कि कौन से मेथड में जो एंसेस्ट्री है उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। तो याद रखना कि जब हम पेडिग्री मेथड की बात करते हैं तो उसमें पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। इस पॉइंट को फटाफट से नोट कर लीजिए जो मैंने बताया आपको अभी। ठीक है, राइट, इसको फटाफट से लिख लीजिए जो मैंने आपको अभी बताया कि एंसेस्ट्री का रिकॉर्ड कौन से मेथड में रखा जाता है। तो पेडिग्री मेथड में एंसेस्टर्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। इस पॉइंट को फटाफट से नोट कर लीजिए, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पेडिग्री रिकॉर्ड किस में रखा जाता है। ठीक है, सो डिटेल्ड क्रॉस ऑफ पेरेंट्स एंड प्रोजेनी। ठीक है, जो भी डिटेल्स हैं, डिटेल्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी। ठीक है, बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी किस में हम पढ़ेंगे जी? पेडिग्री रिकॉर्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, इस क्रॉस को तब तक किया जाता है जब तक आपकी जो प्रोजेनीज हैं वो होमोजाइगस नहीं हो पाती। तो इन पेडिग्री मेथड इंडिविजुअल प्लांट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम F1 एंड सब्सिक्वेंट जनरेशंस। दीज प्रोजेनीज आर टेस्टेड एंड पेडिग्री रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड। ठीक है, इन प्रोजेनी को टेस्ट करेंगे, पेडिग्री रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे और जो सिलेक्शन है इंडिविजुअल का वो तब तक करेंगे जब तक कि हमारे पास में प्योर लाइन नहीं आ जाती। ठीक है, सिलेक्शन तब तक करेंगे जब तक प्योर लाइन नहीं आ जाती है। मोस्ट कॉमनली मेथड it is used for the handling of the segregating generations in the self-pollinated species. It is also used for combination breeding or to correct specific weakness of a well-established variety. मान लो मेरे पास में कोई ABC वैरायटी है, उसके पास में सब कुछ है, बस कोई पर्टिकुलर जीन नहीं है। तो अगर मुझे पता है कि वो पर्टिकुलर जीन
किसी और पेरेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, और अगर मुझे उसका सारा रिकॉर्ड पता है, कौन से पेरेंट से कौन से प्रोजनी आई है, सारे एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड है, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर वीकनेस को या उस पर्टिकुलर ट्रेट को मैं सही कर सकूं। ठीक है, तो पेडिग्री मेथड, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है पेडिग्री मेथड में। ठीक है, राइट। नाउ ये जो आपका पेडिग्री मेथड है, इसको मैं आपको बता देती हूं। इस पेडिग्री मेथड में देखो क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहां पे देखो कि F1 है, F1 के बाद में आपने क्या किया, कुछ प्लांट्स को यहाँ पे ग्रो कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आप पहले सिंबल्स देख लो कि जिसको आपने नहीं सिलेक्ट किया वो सीधी लाइन से, जिसको आपने सिलेक्ट किया वो डॉट वाली लाइन से, जो आपने नहीं सिलेक्ट किया वो ग्रे में है, जो आपने सिलेक्ट किया वो आपका ब्लैक में है नीचे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आपने F1 प्रोजनी से सेल्फिंग करवाई और आपको F2 प्लांट्स मिले एक सीजन में। इन F2 प्लांट्स में आपने क्या किया, जो बहुत सारी लाइंस मिली, जो बढ़िया लगे आपको लाइंस, उनको आपने क्या किया, सेलेक्ट किया। तो ये डॉटेड लाइंस हैं, इन ये क्या है, प्लांट्स की रोज हैं जिनको आपने सेलेक्ट किया और इनको आप आगे ले गए। अब जब आगे लेके गए, इसमें भी क्या हुआ, सेग्रीगेशन हुई। इसमें भी कुछ अच्छे थे, कुछ डिफेक्टेड थे, जो बढ़िया थे बिल्कुल आपके जो कैरेक्टर आपको चाहिए वैसे मिला, तो आपने अल्टीमेटली यहाँ पे क्या कर दिया, जो बढ़िया वाले थे उनको आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आगे ले गए। अब इनमें भी आपने फर्दर क्या किया, आगे ले जाके बेस्ट वालों को सिलेक्ट किया। ऐसा आपने बहुत जनरेशंस तक किया, और जब अल्टीमेटली आपको डिजायर्ड प्लांट मिला तो आप गए प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल पे। जब आपने प्राइमरी ट्रायल लगाए तो आपने यहाँ पे देखा कि कौन से हमारे बेस्ट वंस हैं, और जो बेस्ट वंस थे उन्हीं को आप आगे लेके गए फाइनल ट्रायल में, एडवांस ट्रायल में, और बेस्ट वंस को आपने सिलेक्ट किया। दिस वन इज योर पेडिग्री मेथड। ठीक है, सबको क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है। नाउ इसी मेथड में एक और चीज आती है, दैट इज मॉडिफाइड पेडिग्री मेथड। दैट इज मॉडिफाइड पेडिग्री मेथड। ये जो मॉडिफाइड पेडिग्री मेथड है, ये सिमिट ने डेवलप किया है। ठीक है, फॉर व्हीट ब्रीडिंग, जहां पे हम क्या करते हैं, जो हम प्लांट को ग्रो करेंगे या जो भी हम प्रोजनी ग्रो कर रहे हैं, उनको हम 2 लोकेशंस पे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लोकेशंस पे ग्रो करते हैं। ठीक है, सिमिट मैक्सिको ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, जहां पे हम क्या करते हैं, जो प्रोजनी हम लगा रहे हैं उस प्रोजनी को हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिवली 2 लोकेशंस पे लगाएंगे। ठीक है, राइट। ऑल्टरनेटिवली, ठीक है, 2 लोकेशन पे लगाएंगे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं शटल ब्रीडिंग। इसीलिए हम इसको और भी क्या बोलते हैं, शटल ब्रीडिंग। ठीक है जी, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, शटल ब्रीडिंग। राइट, क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है। ठीक है, यहां पे किया जाता है अर्ली जनरेशन टेस्ट, ताकि हम स्टार्टिंग में ही सुपीरियर जो प्लांट्स हैं उनको सेलेक्ट कर लें, क्योंकि अगर लेटर स्टेज पे करने लगेंगे तो अल्टीमेटली टाइम बहुत चला जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि अर्ली स्टेजेस पे हम जो आपकी सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशंस हैं वहां से बेस्ट वंस को, हम सुपीरियर प्रोजनी को हम क्या करें, सेलेक्ट कर लें। ठीक है, सुपीरियर प्रोजनी को हम क्या कर लें जी, सेलेक्ट कर लें अर्ली स्टेज पे। लिख लीजिए इस पॉइंट को भी। ठीक है, नाउ 2 मेथड्स इसमें पढ़ने को आते हैं। एक ग्रिड मेथड सुना होगा आपने, एक आपने हनीकॉम्ब सुना होगा। अच्छा, ग्रिड मेथड में क्या होता है ना, जैसे कि ये हमारे पास में एक प्लॉट है, इस प्लॉट को भी मैं क्या करूंगी, छोटे छोटे प्लॉट्स में सब डिवाइड कर दूंगी।
ठीक है, छोटे छोटे प्लॉट्स में सब डिवाइड कर दूंगी। तो इस मेथड को बोला जाता है ग्रिड मेथड, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, जो प्लॉट है उसको हम छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो एनवायरमेंटल वेरिएशंस हैं वो कम देखने को मिलेंगी। इससे हम क्या कर रहे हैं, वी आर रिड्यूसिंग। अब हर एक प्लॉट में जैसे मान लो 40-40 प्लांट है, तो हमें क्लैरिटी मिलेगी कि किस में कैसी एनवायरमेंटल वेरिएशन हो रही है, कैसा क्या हो रहा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या होता है कि हम रिड्यूस करते हैं चांसेस ऑफ दी एनवायरमेंटल इफेक्ट, ताकि हम प्रॉपर इफेक्टिव सिलेक्शन कर सकें। एक हमारे पास में होता है हनीकॉम, कि हमने क्या करना है, इस तरह से प्लांट्स को स्पेसिंग इस तरह से करनी है कि इंटर प्लांट कंपटीशन ना हो। ठीक है, प्लांट्स के बीच में कोई कंपटीशन ना हो जाए, ताकि हम बेस्ट वंस को सिलेक्ट कर पाए। तो दैट इज हनीकॉम मेथड। ठीक है जी, लिख लीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। राइट, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, ठीक है, right? So mass pedigree method, it was proposed by Harrington. It is a modification of pedigree method and combines the advantage of both bulk and pedigree method, allowing large number of crosses to be handled simultaneously. ठीक है, मास पेडिग्री मेथड में क्या होता है, पेडिग्री मेथड ही यूज होता है लेकिन बल्क में होगा, ताकि एक टाइम पे आप लार्ज नंबर ऑफ क्रॉसेस को एक साथ हैंडल कर पाए। ठीक है, अगला है फायदे क्या है पेडिग्री मेथड के। तो फायदे क्या है कि जो ब्रीडर है वो मैक्सिमम अपनी जो स्किल्स है उनको यूज कर सकते हैं, जजमेंट को यूज कर सकते हैं, ताकि वो प्रॉपर क्या कर सकें आगे, ब्रीडिंग जो वेराइटीज है उनको इंप्रूव कर सकें ब्रीडिंग के थ्रू। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका PYQ भी है, ये क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है जी, लिख लीजिए। नाउ इट इज आइडियल फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ इजिली आइडेंटिफाइबल एंड सिंपल इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, कि जो भी सिंपली इनहेरिट हो रहे हैं ट्रेट्स, क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ओके, मैं बताती हूँ। जो भी आपके सिंपली इनहेरिट हो रहे हैं ट्रेट्स, उनको ये इजिली क्या कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ डीमेरिट्स क्या है, नेचुरल सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है, और इंडिविजुअल प्लांट्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और हो सकता है कि इंडिविजुअल प्लांट्स को सिलेक्ट करते टाइम आप अच्छे जीनोटाइप्स को बीच में लूज कर दो। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेना। नाउ अगला हमारे पास में है बल्क मेथड, और ये जो बल्क मेथड है, एक बार मैं देख लेती हूँ, 2-3, ठीक है, बल्क मेथड है, और ये जो बल्क मेथड है सबसे पहले ये नेल्सन एहले ने दिया था। ठीक है, और ये जो बल्क मेथड है सबसे पहले नेल्सन एहले ने दिया था। बल्क मेथड में जो भी आपके जनरेशंस हैं F2 के बाद में, उनको हम बल्क में या फिर मास उसमें क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, और उसके बाद में उसकी स्टडीज करते हैं। तो नंबर ऑफ F1 प्लांट जो होते हैं दैट आर यूजुअली मोर देन 20, and at the F1 generation 1000 to 5000 plants exhibiting superior phenotypes are selected and seeds are harvested separately। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो क्या बोलते रहेंगे, रुको रुको, आपके चैट्स में देखती हूँ, बस मुझे टॉपिक खत्म करने दो, अभी मैं आपको रिप्लाई करती हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, बल्क मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास में F2 जनरेशंस हैं उनको हम बल्क में डील करते हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स बहुत ज्यादा होते हैं, सबके हम सीड्स को सेपरेटली क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, और जो आपके सुपीरियर फिनोटाइप्स होते हैं उनके सीड्स को हम क्या रख करते हैं, एक अलग से रख देते हैं।
मेरिट्स क्या है कि जितने भी जीनोटाइप्स हैं उसको आप इक्वली यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, और अल्टीमेटली जो अच्छे जीनोटाइप्स हैं उनको लूज करने का खतरा कम रह जाता है। ठीक है, हैंडलिंग यहाँ पे आपको करनी पड़ती है लार्ज नंबर ऑफ क्रॉसेस की। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बल्क प्लॉट में, पूरे के पूरे एक प्लॉट में बल्क हैंडलिंग यहाँ पे कर रहे हैं। और जैसे हमने अभी पेडिग्री में पढ़ा था इंडिविजुअल, उसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे आप देखो हम बल्क प्लॉट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें से जो बेस्ट वंस है उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। जो बेस्ट वंस है उन्हीं को हमने सेलेक्ट किया और आगे जाके उनके हमने ट्रायल्स लगाए। ठीक है, डीमेरिट्स क्या है कि natural selections become significant only F1 to F10 generation and sometimes bulking up to F20 or beyond, therefore it is a time consuming method। कि जरूरी नहीं है हमेशा F9 F10 तक ही आपको बेस्ट वैरायटी मिल जाए या बेस्ट बल्किंग मिल जाए, कई बार आपको F20 तक या आगे तक भी जाना पड़ता है। तो इतना ज्यादा अगर आप जाओगे तो टाइम कंज्यूमिंग मेथड ये हो जाता है। नाउ पेडिग्री मेथड और बल्क मेथड में क्या डिफरेंसेस हैं, इसको आप एक बार देख लेना। कहाँ पे आपके आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, कहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन है। ठीक है, कहाँ पे जो रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है, कहाँ पे रिकॉर्ड्स को नहीं मेंटेन किया जाता है, कहाँ पे कितने साल लगते हैं, ये डिफरेंसेस जरूर देख लेना कि पेडिग्री एंड बल्क में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, नाउ अब हमारे पास में जो टॉपिक है दैट इज सिंगल सीड डिसेंट मेथड। ठीक है, सिंगल सीड डिसेंट मेथड, ये जो सिंगल सीड डिसेंट मेथड है इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बल्क मेथड। ठीक है, ये जो सिंगल सीड डिसेंट मेथड है ये आपका मॉडिफिकेशन है, किसका, बल्क मेथड का मॉडिफिकेशन है। इस मेथड में क्या होता है, हम सिंगल सीड लेते हैं। अब जो हमारे पास में जितने आपके F2 प्लांट्स हैं उन प्लांट से हम क्या करेंगे, सिंगल सीड लेंगे और उसको रेज करेंगे F3 जनरेशन के लिए, और अल्टीमेटली वहां से हम कोई भी रैंडम सीड को सिलेक्ट करेंगे, दोबारा से बल्क करेंगे, आगे उसको लेके जाएंगे। अल्टीमेटली जब कुछ जनरेशंस यहाँ पे बीत जाएंगी तो जो प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे वो नियरली आपको होमोजाइगस प्लांट देखने को मिलेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्लांट्स को सिलेक्ट करेंगे और उनकी प्रोजेनीज को हम अगली जनरेशंस में ग्रो करेंगे। सो रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइंस, जो रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइंस होती हैं उनको हम डेवलप करते हैं थ्रू सिंगल सीड डिसेंट मेथड। तो सिंगल सीड डिसेंट मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ जो आपके सीड्स हैं हम क्या करेंगे, बेसिकली सिंगल सीड मतलब कि एक सीड जो है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग वैरायटी से सीड्स को सिलेक्ट करेंगे और आगे हम उनको क्या करेंगे, लेके जाएंगे। ठीक है, अभी तो मुझे लगता नहीं है कवर हो पाएगा, कल इसको कवर करते हैं। बैक क्रॉस मेथड्स थे, टाइप्स थे, अभी तो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स थे, आज मैं सोचा था ये पूरा करवाऊंगी बट चलो कोई बात नहीं। ठीक है, हेट्रोसिस टाइप्स, हेट्रोबेल्टोसिस क्या होता है। ठीक है, अभी मैं देखती हूँ अगर टाइम है तो थोड़ा सा करवा देते हैं। ठीक है, जस्ट मिनट, अभी मैं बताती हूँ आपको। सर नेक्स्ट क्लास है 11 बजे, एक मिनट रुकना। ठीक है, अभी देखो आप, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अभी रुकना, मैं बताती हूँ आपको। ओके सो ओके, अभी हमारे पास है टाइम, इस टॉपिक को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। और जो आप हिंदी नोट्स की बात कर रहे हैं ना, सीड साइंस के जो हिंदी नोट्स हैं वो मैंने आपके अपलोड करवा दिए हैं, आपको वहां पे दिख जाएंगे, वो मैंने करवा दिए पूरे। और एंटो के भी आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है अभिषेक, और बाकी मैं आपके करवा दूंगी अपलोड। ठीक है, ओके, ठीक है अभिषेक। चलिए नाउ अब फटाफट से सुनते रहना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, टाइम थोड़ा सा है हमारे पास तो सुन लेना। ठीक है, सिंगल सीड डिसेंट मेथड में हमने क्या बोला कि हम सिंगल सीड लेते हैं F2 प्लांट में से, और उन सिंगल सीड्स को हम क्या करेंगे, फर्दर उनकी हम बल्किंग कर देंगे और आगे हम उसको क्या करेंगे, आगे लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम। नाउ अब हम बात करेंगे बैक क्रॉस मेथड की। और अगर मैं बैक क्रॉस मेथड की बात करूं तो बैक क्रॉस मेथड क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है ना, जहां पे हम क्या करते हैं, जो आपके पास में हाइब्रिड आएगा उसको हम दोबारा क्या करेंगे, वन ऑफ द पेरेंट के साथ में क्रॉस करवा देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस मेथड बोल देते हैं।
ठीक है। यहाँ पे बैक्रॉस मेथड की अगर हम बात करते हैं तो क्या बोला है, हाइब्रिड इनटू वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, की हाइब्रिड का हम बैक्रॉस करवाते हैं वन ऑफ द पेरेंट के साथ में। रीजन क्या है कि अगर हमें मान लो हाइब्रिड में सारे कैरेक्टर मिल रहे हैं लेकिन कोई एक कैरेक्टर ऐसा नहीं मिल रहा है जो कि हमें आगे रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे बैक क्रॉस मेथड। हमें पता है वो कैरेक्टर पेरेंट में प्रेजेंट है लेकिन आपके जो हाइब्रिड है उसमें नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली कॉम्बाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग उसकी करेंगे फर्दर, तो उसको हम क्या बोल देंगे, बैक क्रॉस मेथड बोल देंगे। तो बैक क्रॉस मेथड अल्टीमेटली क्या करता है, जितनी भी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है पेरेंट्स की उनको ये कंजर्व करके रखता है, जो भी आपको डिजायर्ड ट्रेट चाहिए उसको कंजर्व करके रखता है, और 6 से 8 क्रॉसेस के बाद में जो आपकी प्रोजनी है वो ऑलमोस्ट जो भी आपका पेरेंट जिसको आप बार बार क्रॉस में यूज कर रहे हो उस पेरेंट की तरह आपकी सेम प्रोजनी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सेम प्रोजनी आपको वहां पे देखने को मिल रही है जब आप रिपीटेड क्या करते हो, बैक क्रॉसेस करते हो। दो टाइप के पेरेंट पाए जाते हैं, वन इज रिकरेंट पेरेंट, एक होता है नॉन रिकरेंट पेरेंट। रिकरेंट पेरेंट क्या होता है, जिसको आप बार बार यूज कर रहे हो। नॉन रिकरेंट क्या होता है, जो सिर्फ आप एक बार जीन्स को लेने के लिए यूज कर रहे हो। जैसे कि फर्स्ट है आपका रिकरेंट पेरेंट या फिर रेसिपिएंट पेरेंट। रेसिपिएंट पेरेंट क्या होता है, जिसके पास में बढ़िया सारे ट्रेट्स हैं लेकिन एक या दो ट्रेट उसके पास में नहीं है। तो ये ऐसी वैरायटी होती है जो वेल अडेप्टेड वैरायटी होती है और इसमें आपके अच्छे खासे सारे ट्रेड्स होंगे ये, लेकिन एक या दो ट्रेड्स क्या होंगे, कम होंगे। तो ये क्या करेगा, दूसरी वैरायटी से क्या करेगा, अपने ट्रेड्स को लेगा। तो जिस पेरेंट को आप बार बार रिपीटेडली यूज कर रहे हो ब्रीडिंग प्रोग्राम में, दैट पेरेंट इज नोन एज रिकरेंट पेरेंट या फिर रेसिपिएंट पेरेंट। दूसरा होता है नॉन रिकरेंट पेरेंट। ये ऐसा पेरेंट होता है जिसके पास में कुछ डिजायरेबल जीन प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, डोनेट करता है एक या दो डिजायरेबल जीन को। तो इस पेरेंट को हम सिर्फ एक बार ही यूज करते हैं बैक क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम में, इसको हम बोलते हैं नॉन रिकरेंट पेरेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने बैक क्रॉसेस पहले भी किए हैं कि यहाँ पे आपका जैसे कि पेरेंट है ससेप्टेबल है, मान लो इनके बीच में क्रॉस करवाया तो बैक क्रॉस हमने रिपीटेडली करवाया, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको जो कैरेक्टर्स होंगे वो रिकरेंट पेरेंट के लास्ट में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये क्रॉस देख के आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं कि इंटरवेराइटल या इंटरस्पेसिफिक ट्रेड्स को आप लेके जा सकते हो, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, साइटोप्लाज्म को आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, आइसोजेनिक लाइंस की मेंटेनेंस कर सकते हो। तो ये सारे इसके मेन कैरेक्टर्स हैं, एग्जांपल्स देख लेना। ठीक है, नाउ डिफरेंस बिटवीन पेडिग्री मेथड एंड बैक क्रॉस मेथड, इसको एक बार देख लेना कि किसमें क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं, जैसा मैं बात करी थी सिंगल क्रॉस होता है, डबल क्रॉस होता है, वो क्या क्या होता है। देखो सिंगल क्रॉस में हम क्या करते हैं, ये सिंपल क्रॉस में आता है। ये किस में आता है, सिंपल क्रॉस में आता है। जैसे कि मान लो आपका ए और बी के बीच में क्रॉस करवाया, F1 बना, तो ये क्या बन गया, आपका सिंगल क्रॉस बन गया। ठीक है, वैसे ही अगर हम आगे क्रॉस करवाते हैं, यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स क्रॉस में, जैसे कि आपका 3 वे क्रॉस है, ए इंटू बी का क्रॉस करवाया, साथ में सी का क्रॉस करवा दिया, या हम डबल क्रॉस करवाते हैं, ए इंटू बी का क्रॉस करवाया, साथ में सी इंटू डी का क्रॉस करवा दिया, है ना। तो ये आपके क्या है, अलग अलग क्रॉसेस होते हैं। तो सबसे पहले, अब इनको डिटेल में तो अभी कवर नहीं हो पाएगा, बेसिक बता देती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आपके 3 वे क्रॉसेस भी होते हैं, कुछ आपके टॉप क्रॉसेस होते हैं, ये सारा अब हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारा अब हम कल डिस्कस करेंगे, अभी नहीं हो पाएगा, इतना काफी है जितना हो गया। ठीक है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, यहां तक मैंने कवर करवा दिया 61 तक। ठीक है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब जितनी भी चीजें हैं सब पढ़ के आना, बहुत इजी है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कल हम हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक पढ़ेंगे और मेथड्स की लिस्ट तो दी है, तो ये सारे मेथड्स पढ़ के आना। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे। अब अच्छे से पढ़ के आइए, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, अभी क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जितना पढ़ लिया उतना काफी है, अच्छे से पढ़ के आइए, अब कल की क्लास में मिलेंगे। तो समरी में क्या है, हमने पढ़ा एक तो मेल स्टेरिलिटी और एक हमने कवर किया ब्रीडिंग मेथड्स, अभी हम कर ही रहे हैं। अब कल आपके ब्रीडिंग मेथड्स पूरे हो जाएंगे, फिर कुछ क्रॉसेस करवाने हैं, कल अच्छे से पढ़ के आना ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि ब्रीडिंग मेथड्स मैंने आपके कंप्लीट करवा के कुछ क्रॉसेस करवाने हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें करवानी है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि हमारा परसों सिलेबस खत्म हो जाए। ठीक है, तो कल अच्छे से पढ़ के आना, और कल थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना मेंटली कि टाइम हमें थोड़ा सा लग जाएगा चीजों को कवर करने में, तो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना कि हम थोड़ा ज्यादा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब कल मिलेंगे, थैंक यू सो मच, कल की क्लास में मिलेंगे। ओके।
होमवर्क डिफरेंसेस पढ़ के आना, ठीक है, डिफरेंसेस पढ़ के आना, मास खुद से करके आना, मास सिलेक्शन प्योर लाइन सिलेक्शन में, ठीक है, देन बैक क्रॉस क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पेडिग्री क्या होता है, जितने भी आपके डिफरेंसेस बनते हैं, वैसे तो मैंने भी दिए हैं लेकिन खुद भी वेरीफाई करना उनको, ठीक है, खुद भी वेरीफाई करना। ओके चलिए, अच्छा नहीं है, मैं पता करती हूँ आज, मैंने बोला तो था सीट के अपलोड करवाने को, मैं आज ही पता करती हूँ, ठीक है, बताती हूँ मैं आपको फिर, ठीक है, सीट के तो हो ही गए होंगे, हिंदी नहीं हुआ अपलोड, मैं चेक करके बताती हूँ आज, है ना, बोलती हूँ आज मैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।